40 नंबर की मैक्रो आती है और उसमें 10 नंबर का तो ये नेशनल इनकम आता है। इस एक यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं, इतनी सारी थ्योरी है, इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं और सबसे दुख की बात न्यूमेरिकल्स की थ्योरी अलग से गिवन है। एवरीवन वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो मेरे भाई मैं जानता हूं एग्जाम नजदीक है, तुमने अगर पढ़ाई पूरा साल नहीं करी, इकोनॉमिक्स में फेल होने का डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि इको में पास कैसे होंगे, कौन सा वीडियो पे क्लिक कर दें, कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जो मुझे इकोनॉमिक्स में पास करा दे, तो मेरे भाई ये वही वीडियो है जो तुम्हारे को नेशनल इनकम चैप्टर से बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। हो सकता है तुमने इस वीडियो पे गलती से क्लिक करा हो सकता है मेरा चेहरा तुम्हारे लिए नया हो, तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा होगा कि क्या हम इस नए बंदे पे, इस नए वीडियो पे ट्रस्ट करें। तो मैं यार तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं, इस एक वीडियो में इतनी ताकत है कि तुम्हें नेशनल इनकम में ये बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस एक वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं। देखो, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पे नोट्स नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं तुम्हें इस एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नेशनल इनकम करवाने वाला हूं। तुम्हें क्वेश्चन देखना है और उसके बाद जो आंसर होगा तुम वीडियो का स्क्रीनशॉट मारो और वहीं से आंसर अपना याद करना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे भैया मुझे तो इकोनॉमिक्स के आंसर याद ही नहीं होते, अब मैं क्या करूं। तो मेरे भाई मैं पूरे वीडियो में हर एक क्वेश्चन आंसर, जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर आएगा हर एक आंसर में मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करूंगा और उस दौरान बताऊंगा भी कि ये वर्ड बस तेरे आंसर में होना चाहिए, बाकी तुम अपनी लैंग्वेज में भी अगर बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिल जाएंगे। जब तुम इस तरीके से नेशनल इनकम मेरे साथ पढ़ोगे तो तुम्हारा नेशनल इनकम का चैप्टर ऐसे खत्म होगा, ऐसे। अगर भरोसा आ गया है तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और तुमने बिल्कुल नहीं घबराना है, तुम पास भी होगे और अच्छे नंबरों से पास होगे। बस कंडीशन एक ही है यार, पूरा वीडियो देखना है और जो भी चीजें मैं तुम्हें बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। और नेशनल इनकम की थ्योरी, न्यूमेरिकल, सारी की सारी चीजें हम आराम से खत्म कर देंगे इस एक वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है मनी फ्लो और रियल फ्लो के बारे में। देखो, यहां से एक एमसीक्यू बहुत आराम से बनता है, कैसे पूछ सकते हैं सारी चीजें मैं तुम्हें बताता हूं। तो क्वेश्चन एक तो जब भी देखोगे ना, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ रखा फिर तो कोई बात नहीं, अगर आपने एक बार भी टॉपिक पढ़ा है या मान लो इसी वीडियो को तुम रिवाइज कर रहे हो तो एक बार ही अपने माइंड में सोचना कि कॉन्सेप्ट क्या था, ये मनी फ्लो क्या होता था, रियल फ्लो क्या होता था, एक बार ही खुद से सोचने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि हमें कैसे एग्जाम में आंसर लिखना है और एग्जाम में आपसे कैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एमसीक्यू कैसे यहां से पूछा जा सकता है। देखो, रियल फ्लो क्या होता है भाई? रियल फ्लो जो होता है आपका होता है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। देखो, जो वर्ड इंपॉर्टेंट एग्जाम में लिखने का वो क्या है? फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। देखो, आप ये समझो मार्केट में दो प्लेयर हैं, एक प्लेयर है हाउस होल्ड मतलब हम लोग हो गए, दूसरा प्लेयर है फर्म। हम लोग क्या करते हैं? फर्म्स में जाकर काम करते हैं, जैसे दुकान में जाके हम लोग काम करते हैं, किसी और की दुकान में जाके हम लोग काम करते हैं। हम काम करते हैं तो जो दुकान है, जो फर्म है, वो कुछ माल बनाती है और जो वो माल बनाती है वो बाजार में बेचती है। अब बेचती है तो किसको बेचती है? हमें ही बेचती है, ठीक है, हमें ही बेचती है। क्योंकि मार्केट में दो ही प्लेयर है। कौन दो प्लेयर्स हैं? एक है फर्म, एक है हाउस होल्ड। तो यहाँ पे जो आपका फ्लो है, जो रियल फ्लो है, वो क्या बन रहा है कि हाउस होल्ड फर्म्स के लिए काम करते हैं, ठीक है, हम लोग फर्म्स के लिए काम करते हैं, हम लोग गुड्स बनाने में मदद करते हैं और फर्म्स फिर जब ये गुड्स बना देती है तो हाउस होल्ड वगैरह को ये गुड्स वो बेच देती है। तो यहाँ पे एमसीक्यू कैसे आएगा? अपने डायग्राम बना हुआ आ जाएगा, डायग्राम बना हुआ आ जाएगा और वो ये पूछेगा कि भाई ये डायग्राम देख के बताओ ये रियल फ्लो है या मनी फ्लो है। तो तुम्हारे को जो पहचान रखनी है ना, वो यहाँ से पता चलेगा कि फैक्टर सर्विसेज लिखा है या यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा है और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है या ये वाला डायग्राम बना है। देखो, फैक्टर पेमेंट से ये मनी फ्लो का है, मनी फ्लो का डायग्राम ध्यान से देख लो। यहां पर भी पैसे की बात हो रही है, पैसा खर्च हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फैक्टर पेमेंट्स में भी क्या है? पैसे की बात हो रही है। अब एक और टर्म होती है यहाँ पे फैक्टर हम बहुत देख रहे हैं कि फैक्टर क्या होता है। अब तुम्हारे माइंड में आ गया यार, पूरी इकोनॉमिक्स में फैक्टर वर्ड हमने बहुत ज्यादा देखा। देखो, फैक्टर का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में मदद करना, ठीक है। अगर हमने कहीं पर पढ़ा फैक्टर सर्विसेज, तो ऐसी सर्विसेज जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे पढ़ा फैक्टर पेमेंट्स मतलब पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट तो समझ रहे हो कि हम पैसे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में मदद की गई होगी, ठीक है। तो यहां पर आपको फैक्टर का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो रियल फ्लो में देखो, हम पैसे की बात नहीं करते, रियल फ्लो में हम लोग पैसे की बात नहीं करते
और मनी फ्लो में हम पैसे की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो भी पैसे की टर्म्स में बात करी। फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में क्या रिलेशन है, वो भी पैसे के लिए बात की। बस सिंपल याद रखना, यही चैप्टर तुम्हारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी यहीं से मतलब फॉर्म होना स्टार्ट होगा अभी थोड़ी देर में। तो उसमें भी तुम्हें ये समझना, बेसिक फंडा समझ लो। हाउस होल्ड मतलब हम लोग दुकान में जाके काम करते हैं, फर्म के लिए काम करते हैं, फिर दुकान में हम लोग या फैक्ट्री में हम लोग कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और वो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म को पैसा कमाने, फर्म किसको बेचती है, फर्म हाउस होल्ड्स को ही बेचती है, यानी कि हमें ही बेचती है। ठीक है, हम वहां जाके काम करते हैं, हमें कुछ पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचते हैं, और हमें जो पहले सैलरी मिली होती है हम उसी सैलरी की मदद से वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। तो ऐसे इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट करता रहता है, और इसी को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो तुम्हारे को याद रखना है कि मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल फ्लो, ये याद रख के जाना है। ठीक है, और आपको जो रियल फ्लो गिवन है, जो ये वाला गिवन है रियल फ्लो, इसका दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम की फोटो दोनों की याद रखना, इसका डायग्राम ऐसा दिखता है, इसका डायग्राम ऐसा दिखता है। ये बनाना भी पड़ेगा हमारे को, तो आपको एक बारी कॉपी पे अपने हाथ से बनाना है ये डायग्राम, ये हमें बनाने को भी मिलेगा। तो ये तुम्हारा पहला टॉपिक कंफर्म है, इंपॉर्टेंट जो है। अब इसी में ना हमारे को डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। देखो चीज एक ही है, आप तुम कहोगे यार ये अलग याद करेंगे, इसका आंसर अलग याद करेंगे, भैया ऐसी बात नहीं है। आप क्या करते हो, जब हम जैसे 5 दिन के लिए या 4 दिन के लिए जब हम लगातार कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो उसकी लैंग्वेज हमें चढ़ जाती है। तो उसको तुम ना अच्छे से स्टडी करके जाओ, अच्छे से रीडिंग करके जाओ, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाओ, जो मैं समझा रहा हूँ सारी बातें अपने दिमाग में रखो, इनके आंसर्स बार बार ही देखना। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट्स मार लेना, और फिर तुम अपने आप भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है वर्ड बाय वर्ड ही हमें याद करना है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ चीजें समझ। तो आप जरा डिफरेंस समझते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो का। अगर मेरे भाई आप इस पेज को भी, इस स्लाइड को भी याद कर लोगे ना, तो आपका रियल फ्लो मनी फ्लो कवर हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें एक चीज याद रखना, बेसिस जरूर लिखना है। इको में जो नंबर कटते हैं ना डिफरेंस में, हम लोग क्या करते हैं, बेसिस वाला टेबल या बेसिस वाला कॉलम बनाना भूल जाते हैं, तो इस वजह से हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो इको में बेसिस बिल्कुल ठीक से लिख के आना, ये बिल्कुल ठीक से लिख के आना। अंदर का थोड़ा बहुत बना भी सकते हो। अब क्या नहीं बनाना, डेफिनेशंस कभी भी अपनी लैंग्वेज में नहीं बनाना, किसी भी चीज की डेफिनेशन है आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रियल फ्लो और मनी फ्लो है। रियल फ्लो मतलब पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो क्या इन्वॉल्व है भाई, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, पैसा इन्वॉल्व नहीं है। मनी फ्लो में पैसा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फर्म्स गुड्स प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, यहाँ पे सिर्फ मनी का एक्सचेंज हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मनी फ्लो में। अब यहाँ पे डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये सिस्टम, ये प्रिंटिंग है, यहाँ पे इसका आंसर है देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। देखो बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जिसको व्हीट चाहिए, ठीक है, तो उसको व्हीट तभी मिलेगा अगर जिससे वो व्हीट खरीद रहा है उसको उसकी पसंद की चीज मिले। मतलब एक्सचेंज होता था गुड्स और सर्विसेज का, पैसे नहीं होते थे ना। तो अगर मान लो मेरे को व्हीट खरीदना है और सामने वाले को एप्पल चाहिए, तो व्हीट वो मुझे तभी बेचेगा अगर मैं उसको उसकी पसंद का एप्पल दूंगा। तो ऐसे प्रॉब्लम होती थी। तो अगर पैसे का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, अब मान लो फर्म को चाहिए जमीन, लेकिन हाउस होल्ड के पास जमीन ना हो देने के लिए, लेबर हो देने के लिए, तो एक्सचेंज कैसे हो पाएगा, समझ रहे हो। हाउस होल्ड क्या दे रहा है, लैंड लेबर दे रहा है, लेकिन मान लो फर्म को लेबर चाहिए या लैंड चाहिए और हाउस होल्ड के पास उस समय वो चीज नहीं है देने को, तो एक्सचेंज कैसे हो पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर, बार्टर में दिक्कत आ सकती है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज वही होगी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अच्छा, इसका ऑल्टरनेटिव नेम का भी तुम एक पॉइंट बना सकते हो। अब एक चीज याद रखना, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने, 3 नंबर में आएगा तो 3 पॉइंट्स लिखने, लेकिन बेसिस का पॉइंट बनाना मत भूलना। और मेरे भाई बिल्कुल टेंशन मत ले, हर एक क्वेश्चन में जितना तुम्हारे से याद होता है, जितनी तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी है उतना याद करना है, ये नहीं कि सारा याद करना है। मैं इस डिफरेंस की टेबल की बात करूं तो एक मीनिंग अच्छे से कर जाइयो, आखिरी पॉइंट ऑल्सो नोन एज हो जाएगा, और बेसिस याद कर जाइयो, अंदर का अपने आप बना लियो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला मीनिंग डेफिनेशन याद करनी है, बेसिस का टेबल याद करना है, बेसिस का कॉलम बेसिकली, और फिर अपने आप बना लेगा, तब भी नंबर मिल जाएंगे। स्टेप मार्किंग के दम पे आराम से पास हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, इको में सारे पास होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी ही आएगी, ठीक है ना, 3 सेक्टर आएगी ना 4 सेक्टर आएगी, 2 सेक्टर ही आएगी। 2 सेक्टर कौन से होते हैं, एक होते हैं हाउस होल्ड और दूसरे होते हैं फर्म्स। याद रखना, मार्केट में 2 ही प्लेयर हैं, हाउस होल्ड और
फर्म्स क्या कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है, और हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, इनको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि फर्म्स प्रोडक्शन कर पाए गुड्स एंड सर्विसेज की। अब इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, एक एजम्पशंस मेरे भाई आपको करके जानी है, एजम्पशंस, और दूसरी कंक्लूजन। ये दोनों तुम्हें करके जाना है, इसके अलावा तुम अपने आप बना लेना, सब बढ़िया चल जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास आंसर लिखे, इन ऑर्डर टू मेक आवर एनालिसिस सिंपल वी टेक सम एजम्पशंस। तो एजम्पशंस क्या क्या है इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में? सबसे पहले तो दो सेक्टर है, दो सेक्टर है मतलब हाउस होल्ड फर्म के अलावा कोई नहीं, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और फॉरेन सेक्टर नहीं है। तो यही चीज वो बता रहा है कि भाई दो ही चीजें हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। हर एक चीज में बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हें साथ साथ चीजें दिमाग में बैठे, तुम याद कर पाओ। यहाँ पे जो भी स्लाइड्स हैं, आंसर तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड है, इनके स्क्रीनशॉट्स मार के तुम याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से याद कर सकते हो, नोट्स ही एक तरीके से। नेक्स्ट देखो भाई, सेकंड एजम्पशन क्या चल रही है, फर्स्ट हमने कर ली, सेकंड एजम्पशन है हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाईज फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चीजें हाउस होल्ड देते हैं ना भाई, घर हम घर में रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम किसी के लिए लेबर की तरह काम कर सकते हैं, हम किसी को जमीन दे सकते हैं, हमारे पास अगर जमीन है हम जमीन दे सकते हैं, हम मशीनरीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हम कुछ खरीद के कैपिटल मशीनरी दे सकते हैं, ठीक है, या पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो चीज कैपिटल में आ जाएगी। कैपिटल में फिक्स्ड एसेट भी आ सकती है और कैपिटल में पैसा भी आ सकता है इन्वेस्ट करने वाला। अब देखो फैक्टर सर्विसेज में एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज, वो मतलब कि एज अ पर्सन कौन काम कर रहा है, भाई फर्म्स में कोई काम करेगा ना जाके अकेले, फर्म क्या है, फर्म तो अपने आप में कुछ इंसान चाहिए ना चलाने के लिए, तो एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज, तो फैक्टर सर्विसेज हो गई। अब ये कौन सप्लाई करता है, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई कर रखा है, किसको करता है, फर्म्स को। फर्म्स बदले में क्या करती है, बदले में फर्म्स क्या करेगी, इन फैक्टर सर्विसेज को हायर करेगी हाउस होल्ड। अब यहां पर जब फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से मिलती है ना, तो फर्म यहां पे क्या करेगी भाई, फर्म प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, माल बनाएगी और माल बना के बेचेगी, इसको बेचेगी कस्टमर्स को। लेकिन मार्केट में कोई कस्टमर ही नहीं, कस्टमर भी कौन है, हम ही है, दो ही लोग हैं मार्केट में, समझो दो ही लोग हैं, एक फर्म खुद है, एक हाउस होल्ड है। फर्म ने अगर माल बनाया खुद, तो बेचेगी किसको, जो दूसरा बंदा रहेगा, खुद को नहीं बेचेगी, किसको बेचेगी, जो दूसरा बंदा रहेगा। दूसरा बंदा कौन है, हाउस होल्ड। तो फर्म ने जितना माल बनाया सारा का सारा आउटपुट किसको भेज दिया, हाउस होल्ड को। आउटपुट मतलब जो भी माल बनाया, जो गुड्स एंड सर्विसेज में, उसे आउटपुट बोल दिया। नेक्स्ट देखो, हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्यों मिली, क्योंकि इन्होंने काम करा ना पहले, हाउस होल्ड ने पहले काम करा। भाई अगर हाउस होल्ड किसी की फर्म में जाके, कोई बंदा किसी की दुकान में जाके काम कर रहा है, तो बदले में सैलरी, वेजेस कुछ तो मिलेगी ना, तो वो चीज है। तो हाउस होल्ड को मिली फैक्टर इनकम, क्यों मिली, फॉर देयर सर्विसेज। ये कौन सी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, यही होती है हमारी फैक्टर सर्विसेज। अब कह रहे हैं स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि कुछ भी पैसा सेव नहीं करता हाउस होल्ड का। बेसिकली हाउस होल्ड का सिस्टम यहाँ पे ऐसा बनाया कि जो कमाया सब उड़ाया, कुछ नहीं बचाया। तो ये तुम्हारे को याद रखना है, फोर्थ असम्पशन, जो कमाया सारा उड़ा दिया और बचाया भी कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, देयर आर नो सेविंग्स, वही चीज है ना, उसने उसी चीज को एक्सटेंशन में कर दिया। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा सारा खर्च करा, तो ऑटोमेटिक है ना भाई, सेविंग्स नहीं कर रहे, वही उसी का वो फिफ्थ पॉइंट बना रहा है, देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, दैट इज नीदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम नॉर द फर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो कोई भी सेविंग नहीं कर रहा है यहां पर। तो ये 5 एजम्पशंस है, एजम्पशंस करके जाना, इसका सेपरेट भी आ सकता है क्वेश्चन। आप देखो पेपर में कैसे लिखेंगे, हो सकता है आपको याद करने में इश्यूज आ रहे हो। देखो सिंपल सी चीज है, मैं तुम्हें बताता हूँ याद कैसे करो। सिंपल सी चीज है, हाउस होल्ड और फर्म है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, फॉरेन सेक्टर नहीं है, पहली एजम्पशन हो गई। आप ये समझो कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में क्या मिला उनको, फर्म से फैक्टर पेमेंट मिली। तुम ना पॉइंट्स की फॉर्म में बेशक अगर नहीं याद कर पा रहे ना, जो भी माइंड में पिक्चर बैठी है, जो भी माइंड में तुम्हारे माइंड में इससे रिलेटेड पिक्चर बैठी है, पैराग्राफ बना देना सिंपल सा, कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है, फर्म उनको क्या देती है, फैक्टर पेमेंट देती है। हाउस होल्ड उन पेमेंट से, यानी कि जो पेमेंट मिली हाउस होल्ड के लिए, वो क्या है, इनकम है। ठीक है, काम करा फर्म्स के लिए, फर्म से जो तनख्वाह मिली वो क्या है, हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम है। फैक्टर वर्ड लगाते जाना, फैक्टर का मतलब ये होता है प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विसेज, और टीचर को लगेगा भाई तुम बुकिश लैंग्वेज लिख रहे हो, फैक्टर वर्ड लिख कर आना। तो अब हाउस होल्ड को जो पैसा मिला वो सारा का सारा हाउस होल्ड ने खर्च कर दिया अपने लिए ऊपर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसे वर्ड्स लिख कर आना, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और फिर एक चीज याद रखना, कोई सेविंग्स नहीं है, नो सेविंग्स जरूर लिख कर आना अपने आंसर। अभी मैंने जो तुम्हें वर्ड्स बताया ना, वो वर्ड्स तुम्हारे आंसर में होने चाहिए ताकि तुम्हें नंबर मिले। कौन सी टर्म्स होनी चाहिए, 2 सेक्टर में लिख देना, हाउस होल्ड फर्म्स ये होना चाहिए, फैक्टर सर्विसेज वर्ड होना चाहिए, फैक्टर सर्विसेज बार बार लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर इनकम होना चाहिए, इससे लगेगा इकोनॉमिक्स की टर्म्स तुम्हारे को आती हैं, तुम अच्छा आंसर बुकिश आंसर लिख रहे हो। नो सेविंग्स लिख देना, कंजम्पशन वर्ड लिख देना,
और यहाँ पर तुम्हारे को अगर तुम ये वर्ड जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये लिख कर आओगे, पैराग्राफ फॉर्म में बेशक लिखा ना, अगर तुम्हें पॉइंट्स याद नहीं हो रहे तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे नहीं मिलेंगे तो आधा एक नंबर ही कटेगा, पास तुम पक्का हो जाओगे। अभी मैंने तुम्हारे को रियल फ्लो, मनी फ्लो समझाया था, उसी डायग्राम को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, मर्ज कर दिया। ध्यान से देखो, जो तुम्हारा अंदर वाला है ये फैक्टर पेमेंट्स, ये अंदर वाला इनर लूप मतलब अंदर वाला सर्कल, ये कौन सा तुम्हारा, ये मनी है ना, फैक्टर पेमेंट है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है मनी फ्लो। और जो बाहर वाला है ये गुड्स एंड सर्विसेज वाला, ये होता है रियल फ्लो। तो इसका जॉइंट डायग्राम तुम इस आंसर के नीचे बनाना, पहले एजम्पशंस लिखी पैराग्राफ में, ये डायग्राम आसान होता है, ये बना देना, डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना भाई आउटर लूप किसके बारे में, रियल फ्लो के बारे में, इनर लूप किसको शो करता है, मनी फ्लो को शो करता है। इतना तो कर ही सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है, डायग्राम बनाया उसी को बस एक्सप्लेन करा, अपनी लैंग्वेज में बेशक कर देना, ठीक है। और कौन से वर्ड्स आपको यूज करने वो मैं बार बार बता रहा हूं, तो तुम्हारा काम ना बन जाएगा। ये बेशक ना लिखना, ये लाइनें 3 लाइनें याद नहीं हो रही, बेशक आप ना लिखना, मैं पूरे नोट्स लेकर आया हूं, इन्हीं नोट्स के दम पर मैं तुम्हारे को इकोनॉमिक्स पास करा दूंगा। नेक्स्ट देखो भाई, अब यहां पे बोल रहे हैं इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट्स फैक्टर इनकम विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। ये अगेन वो ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझाने की कोशिश कर रहा है, ये भी तुम अपनी लैंग्वेज में बना देना जितना तुम्हारे को ये चीज याद हो पाए, जितना हो पाए अपनी लैंग्वेज में बना देना। मेन जो तुम्हें लिखनी है एजम्पशंस मैंने बताई थी, अब इसके बाद कंक्लूजन्स हमारे को अपने लॉन्ग आंसर में लिख कर आना, अगर ये लॉन्ग आंसर आता है तो कंक्लूजन लिख कर आना। मैं तुम्हें पहले बता दूं 6 नंबर का अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तब एजम्पशंस और कंक्लूजन्स दोनों करके आने, अगर 6 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो अब मैं तुम्हें कंक्लूजन समझाता हूं। अब यहां पर कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन में माइंड में सिर्फ एक ही चीज आपको दिमाग में रखनी है कि 2 ही प्लेयर है मार्केट में, एक फर्म है एक हाउस होल्ड है। तो यहां पे देखो कह रहे जो प्रोडक्शन है, जितना प्रोडक्शन फर्म ने किया, मान लो फर्म ने जूते बनाए, जितने जूते फर्म ने बनाए उतने के उतने सारे शूज कस्टमर ने यानी कि हाउस होल्ड ने खरीद लिए, जितनी प्रोडक्शन हुई उतनी बराबर कंजम्पशन होती है, क्योंकि सेविंग्स नहीं है, एजम्पशन ये था ना जितना पैसा सब खर्चेगा हाउस होल्ड, तो यही रीजन है कि जितना प्रोडक्शन हो गया उतना का उतना कंजम्पशन हो गया। तो टोटल प्रोडक्शन टोटल कंजम्पशन, ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना ये वर्ड्स लिखने हैं तुम्हें आंसर में, बाकी तुम अपनी लैंग्वेज में बना दो, लेकिन ये लिख कर आना। नेक्स्ट देखो फैक्टर पेमेंट्स, अच्छा एक का खर्चा दूसरे की कमाई, भाई हाउस होल्ड लेबर प्रोवाइड कर रहा है, तो लेबर प्रोवाइड कर रहा है यानी कि हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज, तो उनको पैसे देंगे ना, तो फर्म क्या दे रही है, फैक्टर पेमेंट्स। तो जो फर्म के लिए खर्चा है, फर्म ने पैसे दिए, सैलरी दी, तो फर्म के लिए फैक्टर पेमेंट है, और वही अमाउंट हाउस होल्ड के लिए क्या है, फैक्टर इनकम। मैंने बार बार बताया आपको फैक्टर का कुछ मतलब नहीं होता, फैक्टर का मीनिंग ये होता है इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो चीजें मदद करती हैं, तो फैक्टर इनकम मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बाद इनको जो पैसा मिला वो फैक्टर इनकम है। नेक्स्ट देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा, हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, और वही किसके इक्वल है, फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड, जितना कमाया सारा का सारा कंज्यूम कर लिया। तो ये चीज तुम्हारे को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है रियल फ्लो और मनी फ्लो बराबर है, रियल फ्लो बराबर है और मनी फ्लो बराबर है, ये देखो ये इक्वल टू का साइन यहां पर लगा है। लास्ट पॉइंट अगर याद नहीं हो रहा इसको कैसे लिखोगे, रियल फ्लो, अगर मान लो ये नहीं याद हो रहा इन द फॉर्म ऑफ, ये लैंग्वेज नहीं याद हो रही, तुम इसको कैसे लिखोगे, रियल फ्लो इक्वल टू की जगह तुम इसको लिखोगे ऐसे लैंग्वेज में, ठीक है। थोड़ा आंसर खींचो, इज इक्वल टू, थोड़ा आंसर खींच दिया, इज इक्वल टू मनी फ्लो बिटवीन कौन से हैं, 2 ही प्लेयर हैं, बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। अब तो याद हो जाएगा, समझ रहे हो क्या क्या याद करने हैं, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो चीजें याद कर लो, बार बार वीडियो को एक बार ही पीछे जाके देखो, मीनिंग तुम्हारे को मैं साथ साथ बता रहा हूं और तुम्हें आंसर्स याद हो जाएगा। तो अगला हमारे पास आ रहा है भाई साहब एक एमसीक्यू, स्टॉक और फ्लो पे एमसीक्यू आ सकता है, बहुत आसान है, मैं तुम्हें मीनिंग बताता हूं। देखो स्टॉक का मीनिंग होता है फिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक मोमेंट ऑफ टाइम पर। फ्लो का मतलब है, फ्लो का मतलब बहना होता है ना, जैसे फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, तो यहां पर समझ लो वक्त के दौरान, जैसे पर वीक पर मंथ, मतलब एक टाइम पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, ठीक है। और स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक और फ्लो पे एमसीक्यू आ सकता है। तो क्या यहां पर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो, फ्लो का मतलब है कि ड्यूरिंग कुछ वक्त बीता हो तो वो चीज हुई हो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, डिपॉजिट्स इन अ बैंक का मतलब है कि उस दिन बैंक में कितना पैसा था, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यानी कि स्टॉक हो जाएगा। कैपिटल भी स्टॉक होता है। डेप्रिसिएशन आपको समझना चाहिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जैसे कोई मशीनरी वगैरह की वैल्यू गिरती है, तो ये एक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू गिरती है। तो हमारे को यहाँ पर जो एक चीज जो फ्लो है वो डेप्रिसिएशन है, बाकी 3 आपकी स्टॉक है यहाँ पर।
अब अगला एमसीक्यू आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक। स्टॉक का मतलब एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, और ये बोर्ड में आया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये सीबीएसई लिखा है। तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम सेविंग्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पूछी जा सकती है, नहीं पूछी जा सकती। प्रोडक्शन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक है कि नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब ये एक तरीके से डेप्रीसिएशन ही हो जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और यहाँ पर लिखा है खाली कैपिटल। देखो कैपिटल का मीनिंग इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैपिटल का मीनिंग इकोनॉमिक्स में होता है कि वो मशीनरी या वो टूल्स जो प्रोडक्शन में मदद करते हैं, वो मशीनरी या वो टूल्स जो प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ये मीनिंग होता है कैपिटल का इकोनॉमिक्स में। तो ये जो है ये आपका स्टॉक है, ये जो है आपका स्टॉक है। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ पीरियड होता है, ये फ्लो है। सेविंग्स भी ड्यूरिंग अ पीरियड होती है, प्रोडक्शन भी ड्यूरिंग, प्रोडक्शन एक सेकंड में नहीं होती ना, एक टाइम लगता है। तो ये भी क्या, ये दोनों क्या है, फ्लो है। बेसिकली ये तीनों क्या है, फ्लो है। और हमें स्टॉक पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेशनल इनकम में डेफिनेशन है, पता होना चाहिए, एमसीक्यू में भी आ सकता है। वैसे लाइक ऐसे भी क्लब करके भी दे देते हैं, जैसे मान लो कुछ पूछा उससे पहले, मान लो 3 नंबर का कोई क्वेश्चन है, पहले बोल दिया भाई डिफाइन नेशनल इनकम, फिर बोल देगा डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो मनी फ्लो, ऐसे पूछ सकते हैं। तो नेशनल इनकम का डेफिनेशन आपको याद रखना है, इंडिया का रेजिडेंट, अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊं, इंडिया का रेजिडेंट इंडिया में रहकर कमाई करे, काम धाम करे, इंडिया में रहकर कमाई करे, तो नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा। अगर वो इंडिया में नहीं रह रहा, बाहर जाकर वो कमाई कर रहा है, तो भी वो क्या होगा, इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन पढ़ो, तो डेफिनेशन का जो मेन चीज है जो तुम्हें याद रखनी है, वो रखनी है रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेशन याद रखनी है। तो नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स ऑफ किसका, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री यानी कि इंडिया की बात कर लेते हैं हम लोग, कहां से, बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, जो इंडिया का मैप है, जो ज्योग्राफिकल मैप है, बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर इसी को डोमेस्टिक टेरिटरी भी बोलते हैं, एंड फ्रॉम अब्रॉड। कोई इंडिया का रेजिडेंट बाहर कुछ कमाई धमाई कर रहा है, तो वो भी नेशनल इनकम, इंडिया की नेशनल इनकम का ही पार्ट होगा। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अगला ना इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, और वो आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। या तो इकोनॉमिक टेरिटरी बोलेगा या फिर वो डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेगा। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट क्या क्या होता है, एक तो तुम्हारा इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, जो तुम्हारा नक्शा है, एक तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। लेकिन खाली ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता, कुछ और भी चीजें होती हैं इसमें, कुछ एडिशंस भी हमें करने हैं और कुछ सब्ट्रैक्शंस भी हमें करने हैं। तो जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो क्या है, वो करके हमें पता चलेगा कि एक्चुअल इंडिया का मैप में कुछ प्लस माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअल इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मिलेगी। मैं तुम्हें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर हमें चीजें जल्दी समझ में आएंगी ना, इसलिए कह रहा हूँ। और बिल्कुल टेंशन मत ले, हर एक चीज करा रहा हूँ, भाई न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, इजी चीजें सारी कराऊंगा, और क्या क्या आंसर्स में लैंग्वेज लिखने वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, तो तुम्हें याद करना इजी होगा। और इको में भाई एक ही ट्रिक है यार, कोई 1-2 क्वेश्चन करने से पूरा चैप्टर नहीं निपटने वाला, आपको ज्यादा चीजें करके जानी है, चाहे तुम अपनी लैंग्वेज में बनाना, बट तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए। ये नहीं कि तुमने चीजें ही छोड़ दी घर से जाके, ऐसा नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स में। ज्यादा चीजें हम कवर करके जाएंगे, चाहे हम अपनी लैंग्वेज में आंसर बनाएं। अब यहाँ पे देखो मैं तुम्हें डेफिनेशन समझा देता हूँ। तो क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ज्योग्राफिकल टेरिटरी मतलब वो जो मैंने अभी मैप बताया था तुम्हारे को, एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। भाई इंडिया में तो तुम आराम से घूम फिर सकते हो ना, तुम सामान भी आराम से भेज सकते हो, दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से चेन्नई, कहीं भी माल आराम से बेचा जा सकता है। तो गुड्स वगैरह सर्कुलेट करते हैं फ्रीली। द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड, क्या क्या और चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो यहाँ पे कह रहे हैं टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, हमारा जो बॉर्डर है, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। देखो क्या होता है, तुमने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे मैप बनाऊं, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा इंडिया का कुछ ऐसा मैप होता है, ठीक है, ऐसे रफली मैंने बनाया। तो ये बॉर्डर तुम्हारा इंडिया का यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे सी है, तो सी का ना कुछ एरिया भी, ये वाला जो एरिया है ना समुद्र का कुछ एरिया, ये वाला समुद्र का एरिया भी इंडिया का ही पार्ट माना जाता है। एकदम ऐसे नहीं कि ये बॉर्डर यहाँ पे ये खत्म हुआ तो ये इंटरनेशनल टेरिटरी होगी, ऐसा नहीं, कुछ किलोमीटर्स तक का एरिया इंडिया का ही पार्ट माना जाता है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी ही मानी जाती है। तो ये वो बात कर रहे हैं, टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। एयर स्पेस का मतलब क्या है कि हमारे ऊपर का जो स्काई है, ठीक है, अभी तुम जिस घर में रह रहे हो, जो ऊपर की जो छत है वो तुम्हारा एयर स्पेस है, ठीक है, तुम्हारे घर के ऊपर की छत क्या है, तुम्हारा एयर स्पेस है, ठीक है, यानी कि स्काई स्पेस भी कह सकते हो। तो वो भी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। मतलब इंडिया के ऊपर से अगर किसी को अपना प्लेन निकालना है किसी और देश को, तो उसे हमारी कंट्री की परमिशन चाहिए, क्योंकि ये हमारा इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी है, समझ रहे हो। जैसे मान लो पाकिस्तान से बांग्लादेश अगर जहाज जा रहा है, तो इंडिया के ऊपर से जाएगा ना, तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी हमारी कंट्री की, ताकि वो इसके ऊपर से फ्लाई कर पाए, क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है।
तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अच्छा, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड, अगर इंडिया का एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस बाहर के देश में कहीं पर भी है, चाहे यूएस हो, कनाडा हो, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। सिमिलरली अगर इंडिया में यूएस एम्बेसी है, ठीक है, यूएस का कॉन्सुलेट है या यूएस का मिलिट्री बेस इंडिया में फॉर एग्जांपल, तो वो यूएस का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, इंडिया का नहीं होगा। तो हमारे देश में भी कुछ ऑफिसेज या कुछ डोमेस्टिक टेरिटरी दूसरे देशों के, दूसरे की एम्बेसी, दूसरे का कॉन्सुलेट, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर जैसे जापान में अगर इंडियन एम्बेसी है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, जापान में अगर इंडियन एम्बेसी है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। नेक्स्ट देखो भाई, शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए करा रहा हूँ, आपको आ सकता है। अभी इसमें क्या क्या याद करना है वो भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ ताकि याद करना बहुत आसान हो, फिर ऐसे याद होगा। एक बार ही समझा रहा हूँ इसलिए तुम्हारे को ये हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगे, बट एक बार ही समझ लो, फिर क्या क्या याद करना है मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, बस वो वर्ड्स याद आप करके जाओगे। शिप्स, एयरक्राफ्ट मतलब प्लेन वगैरह हो गए, शिप्स तुम्हें पता है, अपना शिप्स तो पता ही है ना, पानी में जो शिप्स जाती हैं। ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, तो ये तो बहुत आसान है, अभी हम एग्जांपल से करेंगे। मतलब इंडिया का जहाज, जैसे एयर इंडिया का जहाज रशिया और जापान में भी अगर ट्रैवल करेगा, एयर इंडिया का जहाज मतलब हमारा जहाज, एरोप्लेन हमारा, रशिया और जापान में भी ट्रैवल करेगा अगर एयर इंडिया का प्लेन, तो एयर इंडिया का जो प्लेन है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। तो वो यही चीज़ कह रहा है, सेम शिप्स की जगह, शिप्स में भी सेम चीज़ चलेगी। नेक्स्ट है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। आपने अगर कोई फोटो वगैरह देखी तो समुद्र के बीचों बीच कई बार ना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लगा होता है, समुद्रों के बीचों बीच कोई प्लेटफॉर्म लगा होता है जहां से गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या ऑयल एक्सट्रैक्शन चल रहा है समुद्र के बीच, मतलब चारों तरफ समुद्र है, बीच में कुछ काम धाम हो रहा है, मशीनरीज लगी हुई है, कोई प्लेटफॉर्म होता है, अगर तुमने वो कहीं मूवी में या कहीं पर देखा है, तो वो भी अगर इंडिया ने लगाया है, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर में लगाया है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, वो वाला एरिया जहां पे काम चल रहा है, जहां पे वो प्लेटफॉर्म है। तो वो यही कह रहा है, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स और अदर एरियाज ओवर विच आवर कंट्री हैज एक्सक्लूसिव राइट्स, मतलब हमारे पे पहले राइट्स होंगी। तो अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, अब क्या क्या इसमें से याद करना है वो मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूं। अब क्या याद करना है, देखो भाई, इकोनॉमिक टेरिटरी, एक तो ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी वर्ड आपको लिखकर आने अपने पेपर में, ज्योग्राफिकल टेरिटरी वर्ड्स, और गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, ये वर्ड्स अपने आप लिखना, बीच का अपने आप बना देना, जितना याद है बढ़िया, बट ये टर्म्स, जो टर्म्स हो रहा है वो टर्म्स याद कर लो, ठीक है, टर्म्स याद कर लोगे पास हो जाओगे। इसके बाद ये लाइन लिखनी मत भूलना, फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड, ये जो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं ये इंक्लूडेड के लिख रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड कर रहे हैं, ये वाली लाइन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे तुम्हें याद रखना है सिर्फ टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस, ये टर्म तुमने याद करनी है। इसके बाद एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा लोकेटेड अब्रॉड ऑफ रेजिडेंट कंट्री, बाकी तुम्हारे को याद करने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ इतना याद कर ले मेरे भाई, कंफर्म पास हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पूरी प्लेलिस्ट, पूरी सीरीज फॉलो कर ले, हर एक चैप्टर का मैं वीडियो ला रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ला रहा हूँ, साथ साथ समझा रहा हूँ, क्या याद करना है वो भी बता रहा हूँ, फिर तो पास होगा ही ना यार, क्यों नहीं पास होगा। तो टेंशन ना ले, इको में सारे बच्चे जिनको मैं करवाता हूँ, ये वीडियोज ऐसे करवाता हूँ, सारे पास होते हैं, तुम भी पास होगे, कोई टेंशन नहीं है। शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स, बस इतना बहुत है याद करना। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स, बस इतना, ये तुम याद कर लो, आगे का तुम अपने आप बना लेना, कुछ ना कुछ लिख लेना, रीड करके बाकी जाओ, बट ये जो मैंने अंडरलाइन करा है इस स्लाइड में से बस ये चीजें आपको याद करनी है। देखो अगला क्वेश्चन है कि रेजिडेंट कौन होता है या नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, दोनों एक ही बात है। अभी तक तुमने डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा, डोमेस्टिक टेरिटरी याद रखना लैंड वाइज होता है, एरिया वाइज, जमीन के हिसाब से एरिया वाइज। जो हमारा रेजिडेंट होता है ना, इसकी डेफिनेशन और है, तो इसका तुम्हारे को क्वेश्चन आ सकता है, अब कैसे भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है कि कैसे आएगा, बट आ सकता है। और ये नोट्स हैं, इनमें क्या याद करने में अभी अंडरलाइन कर दूंगा, वो बस याद करके जाना, बाकी अपने आप बना देना, और हर एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में, हर एक चीज सुनते जा, कंफर्म तुम पास हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो रेजिडेंट कह रहे हैं क्या, वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन is one whose center of economic interest lies in the economic territory of the country in which he lives or is located। देखो मैं तुम्हें एकदम आसान भाषा में बताता हूँ, रेजिडेंट वो होता है जो एक देश में
एक साल से ज्यादा रह रहा हो, जो एक देश में एक साल से ज्यादा रह रहा हो और वो वहीं पर काम धंधा अपना करता हो, काम धंधा मतलब वहीं पर पैसे कमाता हो। सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो कंडीशंस है, एक साल से वो रह रहा हो, मिनिमम एक साल से वो रह रहा हो, एक साल से ज्यादा हो गया रहते हो, और साथ साथ काम धंधा भी वो वहीं पर करता हो। तो यहाँ पे तुम्हारे को ये तो देखो डेफिनेशन है, ये तो देखो उसकी डेफिनेशन है। अभी अभी बताऊंगा क्या क्या याद करना है, बट अभी समझा देता हूं। बाय सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो कह रहे हैं द रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने अभी बताया, इंडिया का मैप, इंडिया की शिप्स, इंडिया का एयरक्राफ्ट, इंडिया की एम्बेसीज वगैरह जो बाहर के देशों में, ठीक है। और हमारे देश में जापान रशिया की एम्बेसी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अभी जो तुम्हें डोमेस्टिक टेरिटरी पूरा समझाया ना, तो वो यही चीज बता रहा है कि जो रेजिडेंट है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता हो, यानी कि इंडिया, मैं तुम्हें इंडिया बार बार ही बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें चीजें समझ आए, यहाँ पे इंडिया वर्ड नहीं लिखने की जरूरत। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता हो। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, द रेजिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा वैसा कमाना वाला काम करता हो, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कुछ ना कुछ करता हो, और अर्निंग्स करता हो, स्पेंडिंग करता हो, एक्यूमुलेशन करता हो फ्रॉम द लोकेशन। यहाँ थोड़ा लिखा सही से नहीं होता तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम द लोकेशन लिख दिया। अभी बता रहा हूँ क्या याद करना है। मेन देखो तुम्हारे को याद जो करना है ना, वो यहाँ से देखो, ये वाली चीज पहले लिख लेना, ये वाली चीज तुम पहले लिख लेना। यहाँ पे बोल रहे हैं और नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन, कौन होता है, इंडिविजुअल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, ये पढ़ लेना। हु नॉर्मली रिजाइड्स इन द कंट्री एंड द पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा रह रहा हो, प्लस हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो ये तुम्हारी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद तुम ये कर देना कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मीनिंग है। ऊपर वाली लाइन बेशक तुम छोड़ देना, तुम्हें पूरे 3 मार्क में भी आएगा, मिल जाएंगे नंबर, 3 नंबर आराम से मिलेंगे। ये डेफिनेशन ठीक से लिख देना। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है उसको बस आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, ऊपर वाला बेशक छोड़ देना, काम चल जाएगा। तो हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो डिफरेंस का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस और जीडीपी एट करंट प्राइस। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मैं तुम्हारे को डिफरेंस के साथ साथ ना इसका अभी एक एग्जांपल से मीनिंग समझाऊंगा, तो तुम्हें और इजीली ये डिफरेंस याद हो जाएगा। अब आपको मैंने हमेशा बताया क्या क्या चीजें याद करनी होती है। देखो एक तो आपको ये बेसिस का कॉलम याद करना है कि हमें लिखना क्या है, डिफरेंस किस बेसिस पे हो रहा है, ये कॉलम याद कर लो। मतलब क्या याद करोगे, मीनिंग, इफेक्ट, ऑल्टरनेटिव नेम और ग्रोथ, बस ये तुम याद कर लो। बाकी सारा बना लोगे, आराम से बना लोगे अगर तुम ये याद करके जाओगे। लेकिन इसमें एक डेफिनेशन याद करनी है, मतलब कि मीनिंग का ये वाला जो पोर्शन है ना डेफिनेशन का, ये तुम्हारे को याद करना है। अब मैं तुम्हारे को पहले ना एक बार जीडीपी का मीनिंग बताता हूँ एक एग्जांपल के जरिए, और उसके बाद ये याद करना बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो एग्जांपल ध्यान से समझ लेना। तो अब देखो एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी है। सबसे पहले देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी होता है, फुल फॉर्म तो हम सबको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी होता है एक इकोनॉमी में, मतलब एक इकोनॉमी की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, मतलब हमारा देश है इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें तो इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वहां पे गुड्स और सर्विसेज कितनी वैल्यू के प्रोड्यूस हुए एक अकाउंटिंग ईयर में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में कितने अमाउंट के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी ये तुम्हारा कीवर्ड है कि डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि इंडिया के नक्शे में कितनी सारी चीजें प्रोड्यूस हुई। तो सपोज करते हैं यहाँ पे मैं 2 सालों का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक 2012 एक 2022। आपको याद रखना हम लोग 2012 को ना हमेशा बेस ईयर मानते हैं, ये हमारा बेस ईयर होता है 2012 वाला। और हम 2022 की जीडीपी निकालेंगे 2 तरीकों से। ठीक है, 2 तरीकों से निकालेंगे, एक रियल जीडीपी एक नॉमिनल जीडीपी। लेकिन हमें ये बेस ईयर इसलिए लेना होता है, क्यों लेना होता है अभी समझ आएगा। तो सपोज करो 2012 में हमारे देश में गाड़ियां प्रोड्यूस हुई, व्हीट की प्रोडक्शन हुई और मिल्क की प्रोडक्शन हुई। मिल्क तुम्हारा लीटर्स में होता है, देखो सबके यूनिट्स अलग है ना, इसीलिए हम एक कॉमन यूनिट में जीडीपी निकालते हैं, वो होता है रुपीस, मनी में निकालते हैं, क्योंकि वैसे हर चीज का कुछ ना कुछ क्वांटिटी अलग होती है। व्हीट केजी में मेजर होता है, कार्स अपनी नंबर ऑफ यूनिट्स की, कितनी गाड़ियां प्रोड्यूस हुई। तो कार्स एज्यूम हुई 10, ठीक है, कार्स प्रोड्यूस हुई 10, व्हीट 200 किलो प्रोडक्शन हुई, पूरे देश की बात कर रहे हैं, और मिल्क 1000 लीटर हुआ। और ये मान लो प्राइजेस थे 2012 में, मतलब एक गाड़ी 1 लाख रुपए की थी, 1 किलो ये जो व्हीट है ये 100 रुपीज पर केजी था, और जो मिल्क था वो 50 रुपीज पर लीटर था। सारी इमेजिनरी वैल्यूज नहीं है, ये रियल वैल्यूज नहीं है कि 2012 में वो रेट था, सिर्फ समझने के लिए। तो अगर मेरे को जीडीपी निकालनी है 2012 की, तो जीडीपी कैसे होती थी भाई, प्राइस इंटू क्वांटिटी। सिर्फ ये याद रखना, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 10 गाड़ियां थी, 1 लाख की एक गाड़ी थी, तो 10 इंटू 1 लाख कितना होगा, 10 लाख। ठीक है, व्हीट की अगर व्हीट की वैल्यू में कन्वर्ट करें 200 किलो इंटू 100 करोगे 20,000 आएगा। मिल्क को वैल्यू में कन्वर्ट करोगे 1000 इंटू 50 करोगे 50,000 आएगा। तो 2012 की अगर मैं जीडीपी निकालूंगा तो वो कुछ इतनी है कि 10,70,000, मतलब कि इतनी वैल्यू के
गुड्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में यानी कि इंडिया में प्रोड्यूस हुए। अभी जीडीपी का तो मीनिंग हमने समझ लिया। अब मान लो 2022 का ईयर है, अब 2022 में क्या प्राइसेस सेम रहेंगे? खुद सोचो, क्या गाड़ी का प्राइस बढ़ नहीं गया होगा? भाई महंगाई हो जाती है, 10 साल बीत गए, क्या वीट का प्राइस बढ़ नहीं जाएगा? क्या मिल्क का प्राइस बढ़ नहीं जाएगा? तो मान लेते हैं हम सिंप्लिसिटी के लिए, मान लेते हैं हर एक चीज़ का प्राइस डबल हो गया, हर एक चीज़ का प्राइस डबल हो गया। समझने के लिए ये 2 लाख हो गया, ये 100 रुपये की जगह 200 रुपये किलो हो गया, और ये 50 रुपये की जगह 100 रुपये लीटर हो गया। हर चीज़ का प्राइस मैंने समझने के लिए डबल कर दिया 2022 में, ठीक है। तो अब 2022 की अगर मैं जीडीपी निकालूंगा तो इनको प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो 20 लाख रुपीस की कार्स हो जाएंगी, ठीक है। ये हो जाएगा 40,000 का वीट हो जाएगा, और ये तुम्हारा 1000 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 50,000 का डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है? 21,40,000। तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें लगेगा भैया जीडीपी तो बढ़ गई, जीडीपी तो बढ़ गई यहाँ पे, पुराने 2012 के साल से अगर कंपेयर करेंगे तो जीडीपी तो हमारी बढ़ गई। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये करेक्ट है? तो ये जो जीडीपी तुमने निकाली है ना, ये वाली, ये जो जीडीपी है ये है नॉमिनल जीडीपी। मैं कौन सी जीडीपी की बात कर रहा हूँ? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है ये जो 2022 की जीडीपी हमने निकाली है ये नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि ये हमने करंट प्राइजेस पे निकाली है। करंट प्राइजेस पे हमने जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो इसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। तो यहाँ पे ऐसे लग तो रहे जीडीपी बढ़ गई, इकोनॉमी में तरक्की हो गई, देश की तरक्की हो गई, ऐसा लग तो रहे, बट रियलिटी में देखा जाए तो क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस है? क्वांटिटी तो सेम ही प्रोड्यूस हुई। अगर तुम कंपेयर करो दोनों को तो 10 गाड़ियां पहले प्रोड्यूस हो रही थी 2012 में, आज भी 10 हो रही है। वीट की प्रोडक्शन 200 किलो थी, आज भी 200 किलो है। पहले 1000 लीटर मिल्क की प्रोडक्शन थी, आज भी वही है। तो ग्रोथ कहाँ हुई? तो ग्रोथ कुछ नहीं हुई, ग्रोथ सिर्फ नंबर्स में दिख रही है। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि महंगाई हो गई, प्राइसेस बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गई। तो आपको ये जो एग्जांपल है कि 2022 की जीडीपी अगर करंट आज की डेट के प्राइस पे निकालेंगे तो इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर मेरे को रियलिटी जाननी है, रियल जीडीपी जाननी है, तो रियल का मतलब होता है कि आप क्या करोगे, आप क्या करो, प्राइजेस 2012 वाले ले लो। प्राइजेस क्या ले लो? बेस ईयर के ले लो। तो प्राइजेस बेस ईयर के क्या है? 1 लाख, 100 और 50। सेम प्राइजेस ले लो, 1 लाख, 100 और 50। तो आप नोटिस करोगे आपकी जो जीडीपी आ रही है वो सेम आ जाएगी पहले जैसी, वो सेम आ जाएगी पहले जैसी। तो रियल जीडीपी आपको रियलिटी बताती है कि भैया अगर क्वांटिटी नहीं बढ़ी, क्वांटिटी प्रोडक्शन गुड्स की क्वांटिटी अगर नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब है तुम्हारी इकोनॉमी में या तुम्हारी डोमेस्टिक टेरिटरी की जीडीपी रियलिटी में नहीं बढ़ी, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी तो क्या था? करंट प्राइसेस वाला, और रियल जीडीपी क्या होता है? बेस ईयर के प्राइसेस। और मेन जीडीपी की ग्रोथ आपको अपने माइंड में रखने की, अगर देश की जीडीपी रियलिटी में बढ़ रही है तो वो क्वांटिटी के दम पर बढ़नी चाहिए, प्राइसेस के दम पर नहीं बढ़नी चाहिए। अब यही मीनिंग को हम डिफरेंस में एग्जाम में कैसे लिखना है वो समझते हैं। अब देखो आपके सामने डिफरेंस का टेबल है। व्हेन जीडीपी इज एस्टिमेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस मतलब दैट इज प्राइसेस, इसका मीनिंग है दैट इज प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। तो इसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस या फिर रियल जीडीपी, एक ही बात है। समझ में आया? नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? करंट ईयर के प्राइसेस पे। तो व्हेन जीडीपी इज एस्टिमेटेड, जीडीपी कैसे निकाल रहे हैं? एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द करंट ईयर। जो अंडरलाइन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस यानी कि बेस ईयर, यहाँ पे करंट ईयर। अब यहाँ पे इट इज अफेक्टेड ओनली बाय द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी ही चेंज होगा क्योंकि प्राइस तो बेस ईयर वाला ले रहे हैं ना इस वाले में, रियल जीडीपी में तो प्राइस तो बेस ईयर का ले रहे हैं। तो जीडीपी का आंसर फर्क कैसे आएगा? आंसर फर्क कैसे आएगा? अगर आउटपुट बदलेगा। तुमने अभी एग्जांपल देखा ना जो मैंने बताया, जब हमने रियल जीडीपी, जब पुराना बेस ईयर का प्राइस ले लिया तो जीडीपी की वैल्यू सेम आ गई थी ना, 10,70,000। तो वो यही कह रहा है कि जीडीपी का आंसर बदलेगा कब? प्राइजेस तो सेम है, प्राइजेस तो सेम है, तो क्वांटिटी बदलनी पड़ेगी तभी जीडीपी का आंसर फर्क आएगा। यहाँ पे तो दोनों बदलेंगे, हर साल अलग क्वांटिटी अलग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों से फर्क आएगा। ऑल्टरनेटिव नेम का एक पॉइंट है, इसको रियल जीडीपी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसको नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे या जीडीपी एट करंट प्राइसेस, सिंपल। फिर यहाँ पे ट्रू ग्रोथ है इकोनॉमी की, और वहां पर क्या आ जाती है? इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी बढ़ी हुई दिखती है, तो वो ट्रू ग्रोथ हमारे को नहीं बताती। तो ये बेसिक सा इजी सा डिफरेंस है, तुम्हारे को याद हो जाना चाहिए। और क्या याद करना है मैंने तुम्हें अंडरलाइन वगैरह कर करके बताया है। नेक्स्ट देखो, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी आइडेंटिफाई करो, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी आइडेंटिफाई करो, तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन है, विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इंक्लूड होगा या इंक्लूड नहीं होगा डोमेस्टिक इनकम में? एक तरीके से आपका ये सवाल है।
पहला पॉइंट है 3 पार्ट्स है, और इकोनॉमिक्स में येस नो ट्रू फॉल्स नहीं करना होता, विद रीजन। अगर ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन आ गया विद रीजन लिखना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते, ये चीज याद रखना। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, सबसे पहले मैंने बोला डोमेस्टिक टेरिटरी आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया। इंडिया में अगर मान लो किसी फॉरेन कंपनी का ऑफिस है, गूगल का ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है इंडिया में, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है? आपको ये याद रखना है, एम्बेसी, यूएस एम्बेसी, रशिया की एम्बेसी, या इनका कॉन्सुलेट, या इनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, या WHO का ऑफिस, वो इंडिया में अगर है, इंडिया की जमीन पे, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। लेकिन फॉरेन कंपनी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है, तो इनका प्रॉफिट भी फिर हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। तो ये इसका आंसर क्या इंक्लूडेड, कैसे लिखना है अभी मैं तुम्हें दिखा दूंगा, बट इन क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है, बस इतनी सी चीजें आपको करनी है। सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन जापान, तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, सॉरी जापान मैंने बोला शायद, रशियन एम्बेसी इन इंडिया। इंडिया में बाहर की कोई भी एम्बेसी होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। तो उसके बाद अब अगर ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही नहीं हो रहा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई एक्टिविटी या कोई इवेंट ही नहीं हो रहा, तो उसमें चाहे सैलरी हो कुछ भी हो, वो फिर डोमेस्टिक, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होगा, तो ये नॉट इंक्लूडेड होगा। पहला इंक्लूडेड है, ये वाला नॉट इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान। जापान में इंडियन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया का स्टेट बैंक इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है अगर वो जापान में है, तो इसका आंसर भी नॉट इंक्लूडेड होगा। तो ये यहाँ पे आपके पास आंसर है। एग्जाम में खाली इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड नहीं लिखना, विद रीजन लिखना है कि ये अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ है, रशियन एम्बेसी इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रॉपर लिखना है, ठीक है। आप रीजन लिखोगे तभी मार्क्स मिलते हैं इकोनॉमिक्स में, मैं बार बार कह रहा हूँ बिना रीजन के नंबर नहीं मिलेंगे। तो सेम उसने यहाँ पर भी लिखा है। अगला सवाल देखो, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें मैं तुम्हारे को एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा और कीवर्ड्स में बताऊंगा कि क्या एग्जाम में जरूर लिखना ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। देखो नेशनल इनकम मेजर करते के टाइम ना कभी कभी डबल काउंटिंग हो जाती है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है फार्मर, ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल है फार्मर, मिलर और बेकर का। मैं तुम्हें सिंपल से एक चीज बताता हूं, इनके पहले मीनिंग बताता हूं। फार्मर मतलब है, फार्मर तो समझते हो ना, किसान जिसने गेहूं उगाया, वीट, गेहूं को क्या बोलते हैं, वीट। तो इसने गेहूं उगाया, 500 रुपये उसकी इसने वैल्यू बताई बेचते टाइम, उसने इसको सेल करा 500 रुपये में। किसको बेचा, चक्की वाले को। चक्की वाला तुम्हारे मोहल्ले में होगा ना, उसको मिलर बोलते हैं। इंग्लिश में मिलर कौन होता है, आटा चक्की की दुकान देखी ना जो आटा पीसते हैं, तो उसको इसने बेचा 500 में। अब इस बंदे ने फ्लोर बनाया, जितना वीट इसको मिला, जितना गेहूं इसको मिला, उसका इसने आटा वगैरह पीसा और वो इसने बेचा 700 रुपये में, ठीक है। 700 रुपये में किसको बेचा, बेकर को। बेकर ने क्या बनाया, बेकर बेकरी होती है ना, बेकरी जहाँ पे ब्रेड केक्स ये सब मिलते हैं, बेकरी तुमने देखी होगी। तो बेकर ने ब्रेड बनाई और उसने उसको बेचा 1000 में। अब ब्रेड बोलो, केक बोलो, कुछ भी बोलो, मैं तो जान के एग्जाम्पल्स वो ले रहा हूँ जो तुम्हारी बुक में या तुम्हारे आगे जो नोट्स हैं उसमें लिखा है। तो अब ध्यान से देखो, नेशनल इनकम मेजर करते टाइम ना दिक्कत ये आती है, दिक्कत जो डबल काउंटिंग है, डबल मतलब बार बार गिन रहे हैं, एक ही चीज को बार बार गिन रहे हैं। दिक्कत ये आती है कि हर कोई अपने गुड को ना फाइनल गुड समझ रहा है। जैसे फाइनल गुड समझ रहा है, ये कह रहा है मेरा गुड 500 है, ये कह रहा है मेरा गुड है फाइनल गुड 700 है, और वो कह रहा है 1000 है। तो अगर हम सबके गुड्स ऐड कर रहे हैं तो नेशनल इनकम 2200 की आ जाएगी। बट इसमें दिक्कत ये है, जब मैं सबके गुड्स ऐड कर रहा हूं तो ब्रेड में, जब अगर हम ब्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, ब्रेड अगर 1000 के, तो बहुत ध्यान से सुनो, ब्रेड बनी तो इस फ्लोर से है ना, और ये फ्लोर वीट से बना है। तो अगर मैं खाली ब्रेड गिन रहा हूं तो इसका मतलब है उसके रॉ मटेरियल उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो यही प्रॉब्लम है, हम हर किसी को फाइनल गुड समझ रहे हैं और इसीलिए ये नेशनल इनकम ज्यादा आ रही है। तो हमें ये नहीं करना है, यही डबल काउंटिंग है। डबल काउंटिंग का मतलब यही है कि सारा रॉ मटेरियल गिनोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो डबल काउंटिंग नहीं करनी, तो क्या करना है, हाउ टू अवॉइड इट, क्या करना है भाई, या तो फाइनल गुड ही ले लो, या तो फाइनल गुड ही ले लो, ब्रेड ले लो क्योंकि उसमें पिछला सारा इंक्लूडेड है, या तो फाइनल गुड ले लो। अगर वो नहीं लेना तो पहला गुड ले लो 500 का और उसके बाद वैल्यू एडेड लो, ठीक है। पहला गुड तो 0 से चले ना, तो ये तो पहला गुड 500 का ही लेना पड़ेगा। वैल्यू एडेड कितना है, 500 की चीज 700 में बन गई, मतलब
व्हीट जब उसने आटे, चक्की वाले ने आटा पीसा तो वो आटे की वैल्यू कितनी होगी, 700 हो गई। तो वो कितने से बढ़ी, 200 से बढ़ी। फिर उसने फ्लोर बेचा तो उसने उसकी ब्रेड बनाई, तो अब उसकी वैल्यूएशन कितने से बढ़ गई, 700 की चीज की वैल्यूएशन बढ़कर 1000 हो गई। तो वैल्यू एडेड निकाल के ऐड कर दोगे तो भी तुम्हारे पास 1000 ही आएगा। तो यही था 2 तरीके हैं जिससे हम डबल काउंटिंग अवॉइड कर सकते हैं। सबसे इजी तो है सीधा फाइनल गुड की वैल्यू ले लो। अगर फाइनल गुड की वैल्यू नहीं लेनी तो सबका वैल्यू एडिशंस लेते जाओ। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में मैंने तुम्हें समझा दी, अवॉइड कैसे करना है वो भी समझा दिया। अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो देख लो, और क्या क्या एग्जाम में टर्म्स तुम्हें याद करके जानी है ताकि तुम्हारे को थ्योरी में मैक्सिमम मार्क्स मिले। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है। अगर मेरे किसी बच्चे को याद करने में दिक्कत होती है, जो टर्म्स बता रहा हूँ मेरे भाई बस वो याद कर ले, तेरा काम बन जाएगा। आपको सारा याद करने की जरूरत भी नहीं होती। तो डेफिनेशन यार मेरी रिकमेंडेशन रहेगी यार, इसको आप प्लीज याद कर लेना। ठीक है, डेफिनेशंस आपको याद करनी चाहिए। डेफिनेशन में लैंग्वेज जब हम अपने आप बनाते हैं तो कई बार टीचर नंबर काट देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा, वाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ये वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ही तो है कि भाई व्हीट से फ्लोर बना, फ्लोर से ब्रेड बना, कुछ प्रोड्यूस ही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है। अब यही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा फार्मर, मिलर, बेकर का। ये एग्जाम्पल अपनी लैंग्वेज में बना देना, एग्जाम्पल याद करने की वर्ड बाय वर्ड जरूरत नहीं है। सेम चीज यहाँ पे लिख रहे हैं कि फार्मर ने भाई 50 किलो व्हीट बनाया। अब तुम ये 50 को चाहे 100 किलो करो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सेल करा है 500 में टू मिलर, ठीक है, चक्की वाला हो गया ना मिलर। फॉर फार्मर व्हीट ऑफ 500 इज अ फाइनल प्रोडक्ट। ये भी मैंने तुम्हें बताया, हर कोई अपने प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट मान लेता है। ठीक है, तो यहां पर यही बोल रहे हैं, फॉर मिलर व्हीट इज एन इंटरमीडिएट गुड, मिलर कन्वर्ट्स व्हीट इनटू फ्लोर एंड सेल्स इट टू 700। ठीक है, नाउ फ्लोर ऑफ 700 इज फाइनल प्रोडक्ट। इसने अपने फ्लोर को फाइनल प्रोडक्ट मान लिया। हर कोई अपने प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट मान लेता है, इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आती है। फॉर बेकर फ्लोर इज एन इंटरमीडिएट गुड। बेकर ने ब्रेड बनाई, बेकर अपनी ब्रेड को फाइनल प्रोडक्ट मान लेगा। ठीक है, हर कोई अपना जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको फाइनल प्रोडक्ट मान लेता है। तो यहाँ पे वैल्यू एडेड बाय बेकर कितनी है, 300। 700 की चीज को इसने कन्वर्ट करा ना 1000 में, 700 की चीज इसने 1000 में कन्वर्ट करी तो 300। यार ये एग्जांपल तुमने अपनी लैंग्वेज में बनाना है, इसको याद करने में स्ट्रेस मत लो, 2-3 बारी रीड करोगे एग्जांपल समझ में आ जाएगा। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया है पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखो बेसिकली इस पेज में यार तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें बस ये याद करनी है डेफिनेशन, बस ये याद करना, उसके बाद एग्जाम्पल अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अब आगे बढ़ो भाई, ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग तुम देखो, ड्राइंग वही चीज है, व्हीट से फ्लोर बना, फ्लोर से ब्रेड बना, ये फ्लो चार्ट कह लो, ड्राइंग कह लो। जब हम ड्राइंग बनाते हैं ना, मैं तुम्हें पर्पस बताता हूँ, ये फ्लो चार्ट बनाने का पॉइंट क्या है। अगर तुम अपने आंसर में फ्लो चार्ट बनाकर आते हो ना, तो आपको थ्योरी में ना थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाती है, आप थ्योरी जो है थोड़ी सी कम लिख सकते हो, क्योंकि आपने ये फ्लो चार्ट बनाया है। तो कई बार टीचर कहता है यार फ्लो चार्ट बनाया तो ठीक है, कोई बात नहीं, थ्योरी थोड़ी सी कम लिखोगे चल जाएगा। तो फ्लो चार्ट वगैरह बनाना बेस्ट रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। अब इसमें तुम फार्मर, मिलर, बेकर, कंज्यूमर ये बना दोगे ना, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे वो बता भी रहे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट 500 था, फिर 700 था, फिर 1000 था। फिर इसने कैसे बनाया, व्हीट कुछ नहीं पता, 0, 500, 700। ठीक है, ये व्हीट इनपुट मतलब कि क्या यूज करा उसको बोलते हैं इनपुट, रॉ मटेरियल को बोलते हैं इनपुट। तो फ्लोर, मिलर ने क्या यूज करा, व्हीट यूज करा तो फ्लोर बना। और जो हमारा बेकर था उसने क्या यूज किया था, फ्लोर यूज करा था, तो उसके लिए फ्लोर इनपुट है, जो रॉ मटेरियल है वो इनपुट है। तो ये डायग्राम है, इसको जरूरी नहीं है सारा बनाना, पार्शियली भी आप बना सकते हो, जितना समझ में आ रहा है उतना बना सकते हो। तो इन द गिवन एग्जांपल व्हीट इज अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर फार्मर। अब ध्यान से देखो, व्हीट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है फार्मर के लिए। फ्लोर फॉर मिलर, मिलर ठीक है, मिलर वाले के लिए फ्लोर है। और ब्रेड किसके लिए है, बेकर के लिए। एज ए जनरल प्रैक्टिस एवरी प्रोड्यूसर ट्रीट्स हिज कमोडिटी एज फाइनल आउटपुट। यही मैं यार तुम्हें इतनी देर से बता रहा हूँ, हर कोई अपने प्रोडक्ट को फाइनल आउटपुट बता रहा है, इसीलिए डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद देखो, जब तुम एग्जाम्पल समझोगे, यार मैं तुम्हें जेन्युइनली कह रहा हूँ, तुम अगर एग्जाम्पल समझ के तुम ये अपने आप बना देना डेफिनेशन के बाद यहाँ तक, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है, रीड कर लेना, तुम्हारे को नॉलेज के लिए अच्छा है, समझ में आ जाएगा और इजी लगेगा बनाना। इसके बाद तुम अपने आंसर में क्या लिखो, ये ना मैं 6 मार्कर के हिसाब से समझा रहा हूँ, अगर 6 मार्कर ये क्वेश्चन आ गया तो सीधा तुम लिखो, एज ए रिजल्ट द वैल्यूज ऑफ व्हीट एंड फ्लोर आर काउंटेड मोर देन वंस
ठीक है, ये डबल काउंटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि वैल्यू ऑफ व्हीट और फ्लोर की ब्रेड में जुड़ी हुई है, लेकिन उसको अलग अलग ले रहे हैं, इसलिए डबल काउंटिंग हो रही है। दिस कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। फिर हाउ टू अवॉइड इट, ये जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यहाँ तक आंसर, हाउ टू कॉम्बैट इट, ठीक है, हाउ टू अवॉइड इट। दो मेथड है, या तो खाली फाइनल आउटपुट ले लो, यानी कि ब्रेड है 1000, या तो खाली फाइनल आउटपुट ले लो, ब्रेड है 1000, या फिर वैल्यू एडेड मेथड कि भाई सबसे पहले व्हीट कितना था 500, फिर वो फ्लोर बना तो 200 और एडिशन हुआ क्योंकि 700 का हो गया था फ्लोर, फिर ब्रेड 1000 की हो गई तो एडिशन कितना हुआ 300 का हुआ, 700 से 1000 मतलब 300। तो यहाँ फिर वैल्यू एडिशन के जरिए करोगे तो भी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे एग्जाम में क्या लिखना है भाई, खाली ये याद करके जाना है यार, हेडिंग फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, सिर्फ इसकी हेडिंग। और यहाँ पे यार तुम रीड करो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड शुड बी एडेड। इसमें क्या याद करना है यार, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना, खाली हेडिंग याद करो, काम चल जाएगा। वैल्यू एडेड मेथड की भी हेडिंग याद करो, आगे रीड करोगे जो हेडिंग है वही तो लिख रहा है, और ये क्या है, नेशनल इनकम की बात हो रही है इस पूरे क्वेश्चन में, तो ये तुम्हारा डन है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे ग्रीन जीएनपी का, देखो इस पे एक 1 मार्कर आ सकता है, तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए, और इस पे ना एक छोटा सा हो सकता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आए। देखो ग्रीन जीएनपी क्या होता है, जैसे तुम्हारी क्या है, ग्रीन जीएनपी कहते हैं, मैं तुम्हें पूरा बहुत सही से समझाऊंगा। कह रहे हैं मेजर्स नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मान लो एक देश की है 100 करोड़ फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल जो नेशनल इनकम है वो 100 करोड़ है। मैं अभी ग्रीन वर्ड के बिना बता रहा हूँ, खाली जीएनपी की बात कर रहा हूँ, मान लो है 100 करोड़। तो अगर नेशनल इनकम अचीव करने में देश की फॉरेस्ट का नुकसान हो, फॉरेस्ट जल गई, या देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका डिप्लीशन हो, वो गिर गए, तो उनको एडजस्टमेंट करने के बाद आपको ग्रीन जीएनपी मिलेगी। फॉर एग्जांपल देश की नेशनल इनकम है या देश की जीएनपी है, फॉर एग्जांपल जीएनपी है 100 करोड़, हो सकता है भाई फॉरेस्ट वगैरह का बहुत सारा नुकसान हुआ, 5 करोड़ का फॉरेस्ट का नुकसान हुआ, हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हुआ और उसकी वैल्यू निकाली गई हो 10 करोड़, तो जो आपकी ग्रीन जीएनपी है वो हो जाएगी कितनी, 85 करोड़ हो जाएगी। समझ में आया? नॉर्मल जीएनपी अगर 100 करोड़ है तो उसमें से जो हमारा नुकसान हुआ है नेचर का, एनवायरनमेंट का, वो अगर हम हटा देंगे तो हमारे को मिलेगी ग्रीन जीएनपी। तो ये तुम्हारे को एक पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल बेस भी इसमें आ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज जीएनपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये जीएनपी में भी पूछा जा सकता है, ये जीडीपी में भी पूछा जा सकता है, सेम आंसर है, एज इट इज कर देना, बस जीएनपी वाले आंसर में जीएनपी वर्ड लगा देना, जीडीपी वाले आंसर में जीडीपी वर्ड लगा देना। यहाँ पे देखो ये तुम्हारे सामने आंसर है, ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी लिख देना। फॉर्मूला ये होता है नॉमिनल अपॉन में रियल, इसको अल्फाबेटिकली याद कर लो, ठीक है। एन पहले आता है ना, तो एन ऊपर आर नीचे, ठीक है, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो ऊपर और जो बाद में आता है वो नीचे। तो नॉमिनल अपॉन में रियल, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी, नॉमिनल जीएनपी अपॉन में रियल जीएनपी, डिपेंड करता है क्वेश्चन जीडीपी वाला है या जीएनपी वाला है। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन जीडीपी का आ गया तो बस यहाँ पे जीडीपी लिख देना, यहाँ पे जीडीपी लिख देना, और बाकी जगह भी फिर ऑब्वियसली वहां पर भी जीडीपी डिफ्लेटर लिखना पड़ेगा। तो दोनों तरह के डिफ्लेटर होते हैं, जीएनपी डिफ्लेटर भी होता है, जीडीपी डिफ्लेटर भी होता है, तो जो पूछ ले वो तुमने लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है पर कैपिटा जीडीपी एज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो इसके बाद एक्सप्लेन होगा, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, आपको ये क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स का आया, अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स है, 6 में से 6 लेने का एक तरीका बता रहा हूं। 3 देखो हेडिंग्स तो सारी करके जाना, जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनकी हेडिंग्स तो आप लर्न करके जाओगे, इस आंसर के जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ हेडिंग्स तुम याद करके जाओगे, सारी चीजें समझा रहा हूँ तुम्हें याद हो भी जाएंगी। और अंदर का ना कोई 3 पॉइंट्स या अपने पहले 3 पॉइंट्स, ये तरीका होता है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन साफ सुथरा दिखना चाहिए टीचर को जब वो चेक करे, ताकि फिर वो फटाफट टिक मारे और आगे बढ़े। पहले 3 पॉइंट्स का ना अंदर का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा ना तुम याद कर लेना, और फिर तुम्हें 6 में से 6 मिल जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग सारी याद कर लेना और अंदर का स्टार्टिंग के 3 का थोड़ा थोड़ा जितना याद हो रहा है उतना कर लेना, और कीवर्ड्स वगैरह मार्क करूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा। अब देखो सवाल क्या है, पहले सवाल समझ लेते हैं। पर कैपिटल जीडीपी एज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो जीडीपी क्या होता है कि जीडीपी बेसिकली अगर हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, एक देश में, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और किस प्राइस पर वो बेचे जा रहे हैं, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी कर देंगे तो हमें उस कंट्री की या उस डोमेस्टिक टेरिटरी की जीडीपी मिल जाएगी। इकोनॉमिक वेलफेयर का क्या मीनिंग होता है पहले मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो इकोनॉमिक वेलफेयर का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो
तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, और वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंडेंट है कि किस टाइप के गुड्स और सर्विसेज तुम कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक वेलफेयर। अब यहां पर कैपिटा का मीनिंग होता है, पर कैपिटा का मीनिंग होता है पर पर्सन या फिर एवरेज, एवरेज, ठीक है। इसका मीनिंग याद रखना, अभी आंसर में काम आएगा पर कैपिटा वर्ड। अब देखो, अब आंसर तो ये है कि भाई आंसर ये जीडीपी इज ऑफन कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर का मतलब है सेंस ऑफ मेटीरियल वेलबींग, मतलब एक अच्छी जिंदगी तुम बिता रहे हो नहीं बिता रहे हो, ठीक है, ये होता है वेलफेयर। तो जैसे मान लो तुम्हें घर के बाहर जाना है तो बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स हैं कि नहीं है, पब्लिक पार्क्स हैं कि नहीं है, ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए क्या आसपास हॉस्पिटल अवेलेबल है या नहीं, या ये सारी चीज़ें बताती है ना भाई एक देश में लोग कितने खुश हैं, यही तो वेलफेयर होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो हम कहीं पर हैं, मेरे को कहीं जाना है, एकदम से कैब चाहिए, क्या कैब आ पा रही है या नहीं आ पा रही, सर्विसेज हैं अच्छी कि नहीं है, रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है कि नहीं है। तो हायर जीडीपी इज जनरली टेकन एज ग्रेटर वेलफेयर ऑफ पीपल। हाउएवर, यहां से तुम्हारा मेन आंसर स्टार्ट है, ये तो तुम्हारा एम ही लिखा है, पहले का तो तुम्हारा एम ही लिखा है, तुम इसमें से अपने आप बना लेना, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ याद नहीं करना, अपने आप बना लेना। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी ज्यादा जीडीपी उतना ज्यादा वेलफेयर चल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या रीजन है, क्या रीजन है, ये तुम्हारा पहला पॉइंट है। ये जो येलो वाला है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ये तुम्हें याद करना है, और इसके अंदर जो एक मेन वर्ड याद रखना है इनकम इनइक्वालिटीज। मान लो भाई एक देश में मान लेते हैं भाई फैक्ट्री लगी जा रही है, तो फैक्ट्री पे फैक्ट्री लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रही है, तो इसका मीनिंग ये है कि एक सर्टेन सेक्टर ही उस देश का अमीर हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े पहले से अमीर हैं, जो फैक्ट्री लगाने की ताकत रखते हैं, वही लोग अमीर ही हुए जा रहे हैं, और जो लेबर है वो गरीब की गरीब रही जा रही है, यानी कि गैप बन रहा है, ठीक है। तो एक गैप बन रहा है, लेकिन जीडीपी बढ़ेगी क्योंकि फैक्ट्री पे फैक्ट्री लग रही है, तो गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो लेकिन ये कोई अच्छी चीज नहीं है भाई, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो ये कोई इकोनॉमिक वेलफेयर की तरफ हमारे को नहीं पता चल रहा। तो यहां पे बोल रहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, क्या याद करना है, इट इज पॉसिबल दैट विद राइज इन जीडीपी इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये चीज याद करके जाना। इसके अंदर इनइक्वालिटीज लिखना, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है, गैप रिच और पुअर का बढ़ेगा, ठीक है। यहीं से तुम्हारा आधा आंसर फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। एक तो हेडिंग याद करनी है, और ये इनइक्वालिटीज, इनकम इनइक्वालिटीज और रिच पुअर का गैप बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं और कुछ हमारे को करना है कि नहीं करना। तो जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंजेस इन, बस बाकी तुम अपने आप बना लेना, बाकी तुम अपने आप बना लेना। और एक ये चीज इंपॉर्टेंट है वैसे तो, जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंजेस इन इनइक्वालिटीज। जीडीपी हमें नहीं बताती, जीडीपी सिर्फ ये बता रही है कितने गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब अमीर अमीर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो जीडीपी नहीं बता सकती, तो यही चीज वो यहाँ लिख रहा है। तो बेशक ये ना लिखो, इतनी भी जरूरी नहीं है। ये जो अंडरलाइन किया पिंक वाला ये इंपॉर्टेंट है, और ये येलो वाला ये इंपॉर्टेंट है। जब तुम ये याद कर लोगे तो अब इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं भाई चेंज इन प्राइस, ये येलो वाला याद कर लेना। मान लो देश में चीजें महंगी होती जा रही है, सपोज करो जीडीपी मैंने तुम्हें बताया प्राइस इनटू क्वांटिटी। मान लो हमारे देश ने, फॉर एग्जांपल हमारे देश ने पहले पिछले साल 10 गाड़ियां बनाई, हर गाड़ी 1 लाख की थी, तो पिछले साल जीडीपी कितनी थी, 10 लाख। इस साल मान लो हमने 10 गाड़ियां ही बनाई, हमने 10 गाड़ियां ही हमारे देश में मैन्युफैक्चर करी, लेकिन एक एक गाड़ी 2 लाख की हो गई, वही सेम गाड़ी, वही सेम मॉडल, वही सेम टेक्नोलॉजी 2 लाख की हो गई। तो अब जीडीपी बढ़ के कितनी हो गई, 20 लाख हो गई। क्या ये खुशी की बात है भाई, क्या ये खुशी की बात है। तो क्वांटिटी तो उतनी ही है ना, क्वांटिटी तो उतनी है, यानी कि महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन पता चल रही है। जीडीपी भले ही बढ़ गई लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये इन्फ्लेशन हो गई है। तो चेंज इन प्राइसेस, इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइसेस, मतलब महंगाई हो गई, एंड नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, क्वांटिटी सेम की सेम है, 10 और 10 क्वांटिटी सेम की सेम है, देन इट विल नॉट बी अ रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये कोई अच्छा वेलफेयर वगैरह यहाँ पे हमारे देश में नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेंज इन प्राइसेस आप याद कर लेना, और इन्फ्लेशन वर्ड यहाँ पे कहीं डाल देना राइज इन प्राइसेस के साथ, तुम्हारा आंसर डन है। राइज इन प्राइसेस याद रखना इस पॉइंट में, और एक वर्ड याद रख लेना इन्फ्लेशन या इन्फ्लेटेड प्राइसेस, ये कुछ लिख लेना और तुम्हारे को इस पॉइंट में फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट में कैसे हमें याद करना है, सारा याद नहीं करना, जो पॉइंट्स बोल रहे हैं वो करते जा, तुम्हारा काम बनता जाएगा। यहाँ पे देखो नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं यार तुम्हारे यहाँ जो अपनी इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाती हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन लाइक सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ,
तो घर में हाउस वाइफ, ठीक है, हमारी मदर सिस्टर हमारे बहुत सारे काम करती हैं घर में, ठीक है, हेल्पफुल रहती हैं। किचन गार्डनिंग मतलब जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे कहीं पे नेबर में या किसी ना किसी को शौक होता है ना घर के गार्डन में ही कुछ ना कुछ उगा लेना, जैसे टोमेटो उगा लिया, अनियन उगा लिया या कुछ भी, मुझे पता नहीं क्या क्या लोग उगाते हैं, बट वो सारी चीज़ें हेल्दी होती है ना यार, बिना केमिकल्स के, बिना पेस्टिसाइड के वो उग रही हैं तो तुम्हारे लिए हेल्दी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी किचन में ही चीज़ें उगाते हैं और वही फिर चीज़ें वो खा भी लेते हैं। तो लेजर टाइम एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। लेजर टाइम मतलब रिलैक्सिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। तो यहाँ पे एक, अब तुम्हें याद क्या करना है इसमें, देखो एक तो ये तुम येलो वाला याद रख लेना और ये एग्जाम्पल्स याद कर लेना, और ये मेन कि ये जीडीपी में क्यों नहीं आते, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। और वैसे ये इकोनॉमिक वेलफेयर तो बढ़ाती हैं, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक वेलफेयर तो बढ़ाती है लेकिन जीडीपी में नहीं आती। तो ये वाला पिंक वाला याद कर लेना और ये कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना, और हेडिंग तो याद करनी और हेडिंग में लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यहाँ लिखी है वही लैंग्वेज करना। ये नोट्स हैं, इनके स्क्रीनशॉट मार के याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बुकिश लैंग्वेज वाले नोट्स में लेकर आया हूँ। नेक्स्ट देखो भाई, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब मैं तुम्हें इसको समझाता हूँ। मान लो मेरे देश में, हमारे देश में पहले 10 लोग रहते थे पहले, और 10 चॉकलेट हमारे देश में बनती थी। तो हर किसी को कितनी चॉकलेट मिल गई, 1 चॉकलेट पर पर्सन। तो ये कहानी थी पहले, ठीक है, 10 चॉकलेट हमारे देश में बनती थी, 10 लोग रहते थे, सबको एक एक चॉकलेट मिल गई। मान लो पॉपुलेशन बढ़ गई, 10 के हो गए 20 लोग, 10 के हो गए 20 लोग, और चॉकलेट भी चलो मान लो हमने 20 बना दी, अब भी 1 चॉकलेट पर पर्सन है, 1 चॉकलेट पर पर्सन है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे जीडीपी देखोगे, तो जीडीपी यहाँ पे कितनी है, 10 चॉकलेट्स, और एक चॉकलेट अगर 10 की है तो 100 रुपये जीडीपी आएगी। और यहाँ पे कितनी जीडीपी आएगी, यहाँ पे जीडीपी आएगी भाई 20, एक चॉकलेट 10 की है यहाँ पे भी, तो 20 × 10 कर लेते हैं 200। तो जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर भी एक बंदे को एक चॉकलेट मिली, यहाँ पर भी एक बंदे को एक मिली। पर कैपिटा वर्ड है ना आपके क्वेश्चन में, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन क्या कुछ बदलाव आया भाई? अगर पहले भी एक बंदे को एक चीज मिल रही थी, एक आइटम मिल रही थी, बाद में भी पर हेड एक आइटम ही मिल रही है, हो सकता है ये गिर भी जाती तुम्हारे को, मान लो यहाँ पे 20 की जगह मान लो यहाँ पे होता 18, तो यहाँ पे 1 चॉकलेट पर पर्सन भी नहीं आती, ठीक है, ये इससे भी कम हो जाती और जीडीपी तुम्हारी यहाँ पे बढ़ गई होती, 180 हो गई होती, ठीक है, जीडीपी तुम्हारी यहाँ पे 180 हो गई होती। तो अब यहाँ पर देखो जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन पर हेड देखा जाए या पर पर्सन देखा जाए या पर कैपिटा बोले, कुछ भी बोले एक ही बात है, वहां पे 1 चॉकलेट पर पर्सन से भी कम आएगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ से बहुत कुछ इंपैक्ट करता है, जीडीपी बढ़ती है, लेकिन वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये कहने का मतलब है। अब यहाँ पे याद क्या करना है, समझा दिया मैंने तुम्हें, अब याद क्या करना है वो समझो। जीडीपी डज नॉट कंसिडर द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इफ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, if rate of population growth is higher than the rate of growth of GDP, then it will decrease the per capita availability of goods and services। ये याद कर लो यार, ये तुम्हारे को पूरी लाइन याद करनी पड़ेगी। अगर तुम अपने आंसर में ये वाली हेडिंग लिख रहे हो, ये लाइन तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, बाकी तुम्हारा आसान है। तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया 4 पॉइंट्स। अगला पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज यार तुम्हारा किस वर्ड से बने, एक्सटर्नल। एक्सटर्नलिटीज किस वर्ड से बने, एक्सटर्नल। तो ये 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अगर बाहर की किसी मतलब जैसे मान लो कोई पब्लिक पार्क है, ठीक है, पब्लिक पार्क है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, क्योंकि पब्लिक पार्क मतलब तुम्हारे घर के पास जो भी पार्क्स वगैरह वहाँ झूले लगे हैं, कई पार्क्स में तो भाई वो जिम वाले इक्विपमेंट्स भी लगे होते हैं, तो पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है ना, ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है ना वो, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है। अब मान लो कोई फैक्ट्री है, बहुत पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री से बहुत धुआं निकल रहा है, तो आसपास के लोगों को भाई साहब वहाँ पे एयर क्वालिटी खराब हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, तो उनको बीमारियां हो सकती है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लंग्स में डिजीजेस हो सकती हैं, तो वो क्या एग्जांपल हो गया, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी मतलब कोई बाहर का फैक्टर, कोई एक्सटर्नल फैक्टर जिसका तुम्हें पॉजिटिव इंपैक्ट मिले तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी,
कोई नेगेटिव इंपैक्ट मिले तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तुम अपने बिल्कुल क्लोज रेंज में अगर समझो तो अगर कोई तुम्हारे नोन में, तुम्हारा रिलेटिव या कोई भी तुम देखोगे स्मोकिंग कर रहा है, तो उससे जो धुआं निकल रहा है, उसके मुंह से जो वो धुआं एक्सेल कर रहा है, वो क्या तुम्हारे लिए एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। एक्सटर्नलिटीज में क्या याद करना है मैं तुम्हें बता देता हूं भाई। या तो एक्सटर्नलिटीज से बेनिफिट्स होंगे या हार्म्स होंगे, और इसके लिए उनको कुछ पेनल्टी या पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर किसी की वजह से किसी का फायदा हो रहा है तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, किसी की वजह से अगर किसी को नुकसान हो रहा है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, तो उसको पेनलाइज मतलब पेनल्टी नहीं लगाएंगे। तो एक्टिविटीज ये जो दो लिखे, ये अंडरलाइन की, ये तुम्हारे को याद करना है। बाकी ये तुम रीड कर लेना, ये दोनों रीड कर लेना, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, फायदा है तो पॉजिटिव, नुकसान है तो नेगेटिव। यहाँ पे तुम एग्जाम्पल्स रीड कर लेना 2-3 बारी, ठीक है। और याद क्या करना है यार, इसमें ऐसे कुछ याद तो करना नहीं है, 2-3 बारी रीड करना और एग्जाम्पल याद कर लेना, ताकि एग्जाम्पल उस टाइम ना सोचना पड़े। यूज ऑफ पब्लिक पार्क्स, और यहाँ पे एनवायरमेंट पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज लिख लेना, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स याद कर लेना, जो जो पिंक में बोल रहे हो ना, बस ये याद करते जो तुम्हारा काम बन जाएगा। बेनिफिट्स, हार्म्स, नॉट पेड, पेनलाइज, बस ये याद कर लो पिंक वाला, और रीडिंग कर लो इसकी 3-3, 4-4 बार, और तुम्हारा काम बन जाएगा। एक बार ही मन में आंसर फ्रेम करना, तुम्हारा आंसर बनने लग जाएगा। अच्छा, अब ये तुम्हारे को मेन है, सच एक्सटर्नल इफेक्ट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। ये तुम्हारे को याद करना है कि ये मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एक्सटर्नलिटीज। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये याद कर लेना। एग्जाम्पल्स क्या है, सिर्फ एग्जाम्पल, और पेड और पेनलाइज नहीं करा जाता, ये याद कर लेना। तो एक्सटर्नलिटीज तुम्हारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। अगला पॉइंट है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। देखो, कॉम्पोजिशन का मीनिंग होता है कि कोई जीडीपी बनी किन गुड्स से है। जीडीपी क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी वैल्यू, ठीक है, उनकी वैल्यू। तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अच्छे गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, जिससे हमारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। उन गुड्स को कंज्यूम करने से हमारी जनता का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वॉर गुड्स प्रोड्यूस होने लग जाए, भाई साहब वॉर कर रहे हैं हम दूसरे देशों से, तो क्या हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा? तुम इमेजिन करो तुम्हारे पड़ोस के घर में धमाका हो जाए, ठीक है, बम गिर जाए, तो क्या हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा उससे कि कम होगा? ठीक है, खुद भी डर लगेगा ना कि अगला हमारे पे ना अटैक हो जाए। तो यही चीज है कि हमारे जीडीपी कौन से टाइप के गुड्स से फॉर्म हुई है। तो यहां पे अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें याद क्या करना है, सिर्फ गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन एंड एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, ये हमारे काम के हैं। और वॉर गुड्स वाले गुड्स हैं, ये हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं बढ़ाएंगे, उल्टा घटाएंगे। इसके बाद तुम लिख सकते हो कंक्लूजन कि भाई क्यों जीडीपी इकोनॉमिक वेलफेयर का मेजर नहीं है। अगला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपको आ सकता है, और इसको ना याद करने का बड़ा मस्त तरीका बताने वाला हूं। प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक होते हैं स्टेप्स। स्टेप्स यार तभी याद होंगे अगर तुम न्यूमेरिकल्स करके जा रहे हो, और मैं जनरली बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स करके जाना, फ्री के नंबर है। बहुत बारी आपको 3 नंबर के एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी में ना चॉइस होती है, तो वहां पे अगर न्यूमेरिकल समझ में आ रहा हो, ईजी लग रहा हो, तो वो करके आना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब थ्योरी में, न्यूमेरिकल्स में प्रिकॉशंस पूछ सकते हैं, स्टेप्स पूछ सकता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको याद करने का ना एक बड़ा ईजी तरीका है। तीनों मेथड में, तुम्हारे 3 मेथड है ना, वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम है, एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड है। तीनों मेथड में ना 3 प्रिकॉशंस ऐसे हैं जो तीनों में सेम है। सब आ रही है बात समझ में? सिर्फ 3 प्रिकॉशन याद कर लो किसी भी मेथड के, तीनों मेथड में चल जाएंगे। मतलब 3 पॉइंट तुम्हें मैं ऐसे बताऊंगा जो तीनों अलग अलग मेथड में कॉमन है, तो आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स करने, तीनों मेथड कवर। और जो हमारा स्टेप्स है, स्टेप्स का मतलब है कि तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हो, वो स्टेप्स का मतलब वो है। तो उसको तुम्हारे को न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए, और उसके बाद स्टेप्स की रीडिंग लगाना, स्टेप्स याद हो जाएंगे। और स्टेप्स में भी एक खास बात बता दूं, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 सारे मेथड का सेम है थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड करेंगे, इसको प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, ये अलग अलग नाम लिखे हैं, तो इनकी ध्यान से रीडिंग कर लो। अब मैं तुम्हारे को इसके स्टेप्स दिखा रहा हूं। तो स्टेप्स में ये वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा स्टेप याद करना पड़ेगा। अब इसमें क्या याद करना है मैं वो बता देता हूं। तो इसमें मेरे भाई आपको याद करना है सिर्फ हेडिंग याद करेंगे, और बाकी का ना अंदर का तुम अपने आप बनाओगे। अपने आप कैसे बनाओगे? जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, तो हम इन्हीं स्टेप्स की बेसिस से ही सॉल्व करते हैं। अंदर का एक बार मतलब अच्छे से रीड कर लेना 2-3 बारी, येलो वाला लर्न कर जाना है। अब इसके बाद जब तुम स्टेप 1 स्टेप 2 याद कर लोगे, येलो वाला पोर्शन जो अंडरलाइन है याद कर लोगे, अंदर का रीड करके बना लोगे, तो स्टेप 3 और स्टेप 4 तुम्हारे सारे मेथड्स में कॉमन है। ये दोनों स्टेप्स,
ये कॉमन है तीनों मेथड्स में, ठीक है, ये कॉमन है। तो इनकी हेडिंग याद कर लोगे, अंदर का भी तुम बना ही लोगे। मतलब बेसिकली यार मैं सही बता रहा हूँ, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना ऐसे याद करना तो ये बहुत मुश्किल लगेगा। अगर तुमने अभी तक न्यूमेरिकल छुआ भी नहीं है तो ये मुश्किल लगेगा याद करना। तो अंदर का रीडिंग भी तभी समझ में आएगी अगर एक बारी न्यूमेरिकल समझा होगा, सॉल्व करा होगा तो। बट इसकी हेडिंग कॉमन है, तो ऐसे तुम्हारे स्टेप्स हो जाएंगे, स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं। अब प्रिकॉशंस बता रहा हूँ, प्रिकॉशंस देखो, अच्छा ये इसका ऐसी है समझने के लिए है, ठीक है, कि कैसे स्टेप्स चल रहे हैं, स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4, सिर्फ समझने के लिए, ये बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो, आपको प्रिकॉशंस गिवन है, मैं आपको प्रिकॉशंस समझा रहा हूँ। प्रिकॉशंस में देखो पेपर में कैसे तुम लोग करके आओगे, मेरी बात सुनो। कोई भी मेथड के प्रिकॉशंस होंगे, येलो वाला तो तुम्हें याद करके जाना है, हेडिंग तो तुम्हें याद करनी ही करनी है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कॉमन कौन सी हेडिंग प्लस अंदर का मटेरियल सारा कॉमन है तीनों मेथड में। वो ये स्लाइड पे जो तुम्हें दिख रहा है ये कॉमन है, ठीक है, ये वाला क्या है, कॉमन है। 4th पॉइंट भी कॉमन है, 5th पॉइंट भी कॉमन है तीनों मेथड्स में, और 6 पॉइंट भी कॉमन है। क्या बदलाव है इसमें, कॉमन तो है, 99% कॉमन है, लेकिन क्या बदलाव है वो जरा मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये वैल्यू एडिड मेथड का तुम्हारे को दिख रहे हैं ना, अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ इंप्यूटेड वैल्यू वाला पॉइंट। देखो इंप्यूटेड वैल्यू वाला सेल परचेज और सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स है, और यहाँ पे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, शेयर डिवेंचर्स, और यहाँ पे क्या है, सेकंड हैंड गुड्स। अब ध्यान से देखो यही तीनों पॉइंट्स अब मैं तुम्हारे को अगला मेथड में शो करता हूँ। अब इनकम मेथड में देखो ये रे कॉमन में देखो जो डिफरेंस है वो ये यार सेम चीज है। वहां पे सेल एंड परचेज लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम वर्ड लिखा है। वहां पर सेल एंड परचेज लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम वर्ड लिखा है। ये वाला पॉइंट भी कॉमन है, ठीक है। शेयर डिवेंचर्स वाला और सेकंड हैंड गुड्स वाला कॉमन है। इसके बाद देखो एक और कॉमन जो मैंने वहां बताया था इंप्यूटेड वैल्यू वाला, ये वाला भी कॉमन है। तो आप देखो ये इनकम मेथड में मैंने तुम्हारे को 3 कॉमन था। अब यही 3 एक्सपेंडिचर में बताता हूं। अब एक्सपेंडिचर मेथड में देखो ये रहा कॉमन, यहां पे देखो इनकम वर्ड की जगह अब एक्सपेंडिचर है ना, खर्चा है। तो और वैल्यू एडिड में क्या था, सेल परचेज था, यहां पे सेल भी नहीं है, यहां पे खाली परचेज है। समझ में आ रहा है, सेम पॉइंट ये रहा। अब देखो ये तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट्स शेयर डिवेंचर वाला पॉइंट ये रहा, ये भी कॉमन है। अभी कैसे लर्न करने हैं कॉमन पॉइंट्स में बता रहा हूं, और ये वाला भी कॉमन है। मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ कोई भी तीनों में से किसी भी एक को याद कर लेना, और उसके बाद हेडिंग में क्या बदलाव लाना है। जैसे एक्सपेंडिचर मेथड आ गया तो खाली परचेज लिखना है, वैल्यू एडेड में सेल परचेज लिखना है, इनकम मेथड में इनकम वर्ड को लिखना है, बाकी तो सारा सेम है ना। तो एक बारी रीडिंग लगाना, तीनों के कॉमन पॉइंट्स मैंने तुम्हें बता दिया, 99% सेम है। ये कॉमन पॉइंट्स के दम पे तुम्हारे तीनों मेथड के प्रिकॉशंस हो जाएंगे और 100% इजीली तुम पास हो जाओगे। यही सारी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या क्या कॉमन है। जैसे प्रिकॉशंस में कॉमन बताया, स्टेप्स में 3rd स्टेप 4th स्टेप कॉमन बताया, हेडिंग याद कर लो, अंदर का अच्छे से रीड कर लो। अभी इनमें मैं बताता हूँ अंडरलाइन करके क्या क्या आपको लिखना है सारे प्रिकॉशंस में। अब देखो वैल्यू एडेड मेथड में थोड़ा सा समझा देता हूँ, अभी हम इनके ना न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और हमारा चैप्टर आराम से एंड हो जाएगा। अब देखो इसमें प्रिकॉशंस में कॉमन वाले तो मैंने तुम्हें बता दिए, जो अनकॉमन थे वो समझा देता हूं। इंटरमीडिएट गुड्स को कह रहे हैं नॉट टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि हम लोग फाइनल गुड लेते हैं ना वैल्यू एडेड मेथड। अभी तुम्हें प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग समझाया था ना, जिसमें फार्मर, मिलर और बेकर वाला एग्जांपल दिया था। तो वहां पर यही था ना, ब्रेड का वैल्यू लेते थे 1000 रुपए वाली, क्योंकि फाइनल गुड लेते थे। तो ये वही चीज है। फिर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। अब लेकिन इसके साथ साथ ध्यान से देखो, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। ये ध्यान से देखो, इन दोनों में ना गलती मत कर देना, सर्विसेज वाला नॉट इंक्लूडेड है और गुड्स वाला इंक्लूडेड है। ये दोनों को ध्यान से देखना। जितना अंडरलाइन कर रहा हूं हेडिंग कर लो यार, अंदर का बना लेना, चल जाएगा। इन तीनों में जो अनकॉमन है ना, अनकॉमन जो 3 कॉमन बताए उनका अंदर का फिर भी एक कोशिश करना याद हो जाए, जितना याद हो जाए अंदर का। ये जो अनकॉमन है, जो हर मेथड में अपना अपना है, उनको हेडिंग उनकी सिर्फ हेडिंग लर्न कर लो, काम चल जाएगा। अब ये कॉमन वाले तुम्हें बताता हूं, इंप्यूटेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड, ठीक है। ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। ये ना नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए प्रिकॉशंस पढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे सेल परचेज ऑफ शेयर डिवेंचर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं इंक्लूड करने, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इन पे ब्रोकरेज या कमीशन देते हैं तो उनको इंक्लूड करना होता है। ये चीज याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड का आ सकता है 1 मार्कर में। अब नेक्स्ट देखो, सेल परचेज सेकंड हैंड गुड्स भी नहीं इंक्लूड करते। क्यों नहीं इंक्लूड करे, ये इसमें रीजन लिखा होगा, एज दे वर इंक्लूडेड इन ईजियर नहीं है, ये अर्लियर होगा, एज दे वर इंक्लूडेड इन अर्लियर ईयर
इन विच दे वर प्रोड्यूस एंड डू नॉट ऐड, मतलब पहले जब फर्स्ट टाइम बेचे गए होंगे ये गुड्स तब इंक्लूड हो गए होंगे। अब यहाँ पे भी वही पॉइंट है कि कोई कमीशन या ब्रोकरेज अगर दिया हुआ है सेकेंड हैंड गुड्स में तो उसे इंक्लूड करना है। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे, देखो प्राइस इंडेक्स के न्यूमेरिकल ये 1 मार्कर में आ सकता है और ये बोर्ड में आया भी हुआ है। अब ध्यान से देखो, प्राइस इंडेक्स का न्यूमेरिकल आ गया ना, वो कुछ भी पूछ रहा है, तुम सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अच्छा एक और बात, इसी को जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला भी यही है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला भी यही है। प्राइस इंडेक्स बोले जीडीपी डिफ्लेटर बोले, बात एक ही है। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। कह रहे एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी, मतलब ये नॉमिनल जीडीपी तो फाइंड आउट करना है, कुछ भी फाइंड आउट करना तुम पहले यही फॉर्मूला लिखोगे। फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी एंड प्राइस इंडेक्स। ये रियल जीडीपी कितना है? 500, मतलब डिनोमिनेटर कितना है? 500। नॉमिनल जीडीपी मुझे नहीं पता है तो नॉमिनल जीडीपी की जगह वही लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। और 125 तुम्हारा है प्राइस इंडेक्स। 125 क्या है तुम्हारा? प्राइस इंडेक्स। तो अब इसको सॉल्व वगैरह करने, ये 2 0 से 2 0 गए, ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। तो 5 इधर नीचे है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई करो, 125 5 सर, तो यह जगह 625। और यूनिट देखो भाई क्या है? रुपीज और करोड़। ये मत भूलना यार लिखना, खाली ऐसे मत लिख कर आना, यूनिट लिखना आप नहीं भूलोगे। तो ये जो है तुम्हारा आंसर आ गया, ये एमसीक्यू बेसिस पे आ सकता है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगला देखो इनकम मेथड के स्टेप्स और प्रिकॉशन है, सिंपल सा है यार, बहुत सिंपल है। स्टेप्स तुम्हारे को मैंने बता दिया। अब इसका अगर तुम देखोगे तो पहला तो सेम ही है, जो भी वैल्यू एडिट किया था उससे पहला स्टेप तो मैच कर रहा है। सेकंड स्टेप की थोड़ी सी लैंग्वेज तुम्हारे को याद करनी पड़ेगी। थर्ड और फोर्थ मैंने तुम्हें बताया है कॉमन है, तो ये जब तुम एक बार ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके होगे ना, उसके बाद स्टेप्स की रीडिंग लगोगे ना, याद हो जाएंगे। और सिर्फ हेडिंग याद करनी है। और थर्ड और फोर्थ स्टेप तीनों मेथड्स के कॉमन है। सिमिलरली अब हम अगर इसकी प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो प्रिकॉशंस में मैंने कॉमन वाली तुम्हें बता दी, ठीक है, कॉमन वाली मैंने तुम्हें बता दी है। अब यहाँ पर देखो ट्रांसफर इनकम होती है वन साइडेड। ट्रांसफर का मतलब होता है वन साइडेड मतलब ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर हुआ है बिना प्रोडक्शन करे गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रोडक्शन की वजह से अगर पैसा ट्रांसफर होता है उसको फैक्टर वर्ड लगाते हैं, इकोनॉमिक्स में फैक्टर वर्ड लगता है अगर प्रोडक्शन रीजन हो गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ट्रांसफर में एग्जांपल क्या है? स्कॉलरशिप, डोनेशन ऐसी होती है ना वन साइडेड, हम एक जगह से दूसरी जगह पैसा डाल देते हैं। जैसे मान लो तुम्हें किसी चैरिटेबल संस्था में पैसा देना है, ठीक है, अनाथालय में पैसा देना है, तो वो क्या एक तरीके से ट्रांसफर इनकम है, वो कोई फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट नहीं है। तो ये नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करनी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, यहाँ पे ये भी इंक्लूड नहीं करनी। इनकम फ्रॉम ये भी नॉट इंक्लूडेड में आएगा, और ये तो कॉमन है तीनों में। इसके बाद विंडफॉल गेन मतलब लॉटरी वगैरह लग जाना, विंडफॉल गेन मतलब लॉटरी वगैरह लग जाना, इसमें भी कुछ प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो रहा, तो ये भी नॉट इंक्लूडेड है, ये भी नॉट इंक्लूडेड है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसमें। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज ये इंक्लूडेड है, ये भी कॉमन है। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, ठीक है, तो ये क्या है? ये अपना है नॉट इंक्लूडेड। तो इसको नॉट इंक्लूड करने का रीजन क्या है कि ये पुराना कमाए हुई वेल्थ में से हम पैसा कर रहे हैं, करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ भी इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आपको देखो मैंने तुम्हें बता दिया यार, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, जो कॉमन है उनको अच्छे से कर जाओ, जो अनकॉमन है उनकी सिर्फ हेडिंग कर जाओ, बहुत ज्यादा लोड मत लो। पहले 3 जो लिखोगे ना, जैसे मान लो तुम्हें 6 पॉइंट लिखने फॉर एग्जाम्पल, वैसे हो सकता है 3 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाएगा ना अगर ये क्वेश्चन, तो हमारा कॉमन वाले पोर्शन से ही काम चल जाएगा। तो अगर मान लो 6 में आ गया तो जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, जो कॉमन है उनको अच्छे से करके जाओगे, वो पहले लिखना, और जो जिसमें थोड़ा हार्ड टाइट है, जो अच्छे से याद नहीं है, उनको बाद में लिखना, तुम्हारे को तब भी अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें भी देखो स्टेप्स और प्रिकॉशंस है। मैंने बार बार बताया कि स्टेप नंबर 1 और 2 डिफरेंट मिल सकते हैं, लेकिन स्टेप 3 और स्टेप 4 कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है स्टेप 3 और स्टेप 4 अपना कॉमन है तीनों मेथड्स का। और ये तभी याद करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ये याद करोगे तो हो जाएंगे, अदरवाइज स्टेप्स लर्न करने हार्ड लगेंगे। प्रिकॉशंस ये कॉमन वाले मैंने तुम्हें बता दिया, परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, और एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ये हाउसिंग रेंट वाला जो पॉइंट है ओनर का, इंप्यूटेड वैल्यू वाला, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये वाला पॉइंट हो गया। और परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर डिबेंचर्स वाला ये पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये नॉट इंक्लूडेड ही लिखा हुआ है। तो ये तो कॉमन वाले हो गए। अनकॉमन वाले मैं तुम्हें बताता हूँ, ट्रांसफर पेमेंट्स। अब अगर तुम देखो तो ये पिछले मेथड में था ट्रांसफर पेमेंट्स वाला, तो यहाँ पर ये कॉमन है, मतलब
कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो दो मेथड्स में कॉमन है, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे जो तीनों में कॉमन है। तो मैंने तुम्हें जो मेंशन करे पॉइंट वो तीनों में कॉमन वाले मेंशन करे, दो वाले नहीं करे हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स है विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये तुम्हारा वैल्यू एडेड में भी था, ठीक है, तो ये तो वही चीज़ है। और बस ये तो खत्म है, इसमें तो कुछ है नहीं यार, कॉमन कॉमन हम कर चुके हैं। अब जरा हम प्रैक्टिस करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले यार एक हल्का सा छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ, और जिनको नहीं आता, बिल्कुल न्यूमेरिकल्स नहीं आता, तो तुम फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लो, और फॉर्मूलेज समझा रहा हूँ और इसके बेसिस पे ही हम लोग आंसर्स वगैरह कर लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो, आपको वैल्यू एडेड मेथड में फॉर्मूला गिवन है, जीवीएमपी या जीडीपीएमपी एक ही बात है। अगर 2-3 फर्म्स का निकालेंगे तो जीवीएमपी 2-3 बार निकालेंगे, फिर सबको प्लस कर देंगे। तो मोटा मोटा तुम जीडीपीएमपी और जीवीएमपी को फिलहाल समझ लो सेम है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटाना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आती है तुम्हारी सेल्स, ठीक है, और तुम्हारे पास आता है यहाँ पे चेंज इन स्टॉक, और यहाँ पे आता है गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो अगर ये तीनों गिवन होंगी तो तीनों प्लस कर देना, तुम्हारे पे वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अदरवाइज डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया होगा तो इन तीनों की कोई जरूरत नहीं है। गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दो चीजें आती हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा। ये सॉल्व करोगे तुम्हारे पे जीडीपीएमपी आएगा, यही निकालना। देखो वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करेंगे, जीडीपीएमपी ही निकालना। उसके बाद वो हमसे नेशनल इनकम पूछे, डोमेस्टिक इनकम पूछे, जो पूछेगा हम निकाल देंगे, ठीक है, कुछ भी पूछेगा हम निकाल देंगे। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले आप क्या निकालोगे, जीडीपीएमपी। वो क्या पूछ रहे हैं मैटर नहीं करता। अगर हम वैल्यू एडेड मेथड सॉल्व कर रहे हैं या वैल्यू एडेड मेथड का मान लो डेटा गिवन है, कई बार ना हमें बोलेगा आप निकाल लो, वो बोलेगा भाई अपने आप निकालो नेशनल इनकम, कोई भी मेथड यूज करो। तो आप चेक करो क्वेश्चन में डेटा कौन सा गिवन है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगा पाए, ठीक है। हम फॉर्मूला वही लगाएंगे जैसा डेटा गिवन होगा। तो डेटा अगर ये वाला गिवन है तो वैल्यू एडेड मेथड निकालेंगे, और वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपीएमपी सबसे पहले फाइंड आउट करोगे। अब एक्सपेंडिचर मेथड में याद रखना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स आते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती, यहाँ पे आती है दिक्कत ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, जब आएगी मैं कराऊंगा। और आज मैं तुम्हारे को और थोड़े से न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़ा सा ना टच में आ जाओ कि न्यूमेरिकल्स करते कैसे, बस तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आसान चीज़ है। डेडिकेटेड वीडियो में लेकर आऊँगा पूरे न्यूमेरिकल्स, पूरी मैक्रो के न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं, जो भी चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल बन सकता है, एक सिंगल वीडियो लेकर आऊँगा और इस वीडियो में तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स से टच बना रहे हैं कि भाई हमें ये आ जाए, हमारे को इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं, न्यूमेरिकल्स ईजी है। इनकम मेथड में एनडीपीएफसी निकलता है, ध्यान से देखो। एक्सपेंडिचर मेथड में भी जीडीपीएमपी निकलता है और वैल्यू एडेड में भी जीडीपीएमपी निकलता है। क्वेश्चन कुछ भी बोलेगा निकालने को, हम वो निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले जीडीपीएमपी निकालोगे अगर इन दोनों मेथड्स की हेल्प ले रहे हैं। इनकम मेथड में तुम एनडीपीएफसी निकालोगे सबसे पहले, और एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट ऐड करना है प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे देखो कितने सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, सारे ऐड करने हैं। एक चीज याद रखना, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोला जाता है। अगर बोल दे खाली ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। अगर खाली ऑपरेटिंग सरप्लस बोल रहा है तो एक बार ही तुमने एनडीपीएफसी निकाल दिया, फिर वो जो भी पूछेगा हम निकाल देंगे। अब जरा मैं तुम्हें समझाता हूँ कन्वर्जन्स, ठीक है। अब मैं तुम्हें जरा कन्वर्जन समझाता हूँ, कन्वर्जन्स कैसे करते थे तुम्हारे को याद आ जाए ताकि। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ग्रॉस पे हूं और मुझे नेट तक पहुंचना है, ग्रॉस पे हूं और मुझे नेट तक पहुंचना है तो माइनस करते थे डेप्रीसिएशन, ठीक है। अगर मैं डोमेस्टिक पे खड़ा हूं, डोमेस्टिक पर हूं और मुझे नेशनल तक पहुंचना है तो ऐड क्या करते थे, ऐड करते थे NFIA, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसके बाद अगला करेंगे फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे जाना है मार्केट प्राइस पे तो मैं क्या करूंगा भाई, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है NIT ऐड करेंगे। फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस जाना है तो नेट इंटरेस्ट टैक्स ऐड करेंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो नेट इंटरेस्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो NFIA सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेट से ग्रॉस जाना है तो डेप्रिसिएशन
प्लस करेंगे। अब ये चीज हो गई। अब यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने का तरीका क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने का तरीका क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो ये तुम्हारे पे कन्वर्जन कैसे करनी है वो भी मैंने बता दिया। अब हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब हमारे पे एक पहला न्यूमेरिकल है, इजी सा न्यूमेरिकल है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो भाई बोर्ड में आया हुआ है ऐसा इजी न्यूमेरिकल, अगर 3 मार्कर में आ गया ना तो ये फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आपको देखो मार्क्स कैसे मिलते हैं, इसमें ना स्टेप मार्किंग होती है, फॉर्मूला सही से लिखना। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ स्टेप्स कैसे लिखना है, तुम अगर स्टेप्स सही से नहीं लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। देखो स्टेप्स कैसे लिखने वो जरा समझ लो। पहले तो तुम लिखोगे ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है? रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये तुमने फॉर्मूला लिखा, इसका तुम्हें हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अगला नंबर पता है कब मिलता है? अगला मार्क्स मिलेगा तुम्हें इसमें वैल्यूज डालने का। तो 5 + 75, ठीक है, तो 5 + 75 यानी कि रेंट रॉयल्टी 80 हो गया। इंटरेस्ट और प्रॉफिट कितना भाई? इंटरेस्ट ये रहा 20 और प्रॉफिट ये रहा 45। तो इसमें वैल्यू डालने के भी मार्क्स होते हैं और फाइनल मार्क्स होते हैं तुम्हारे को इसकी वैल्यू लिखने का। तो ये हो जाएगा 145 और रुपीस का सिंबल, और यहाँ से देखो डेटा किसमें है? करोड़ में। तो सारा काम करना, यूनिट वगैरह नहीं लगोगे, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ऐसे करके तुम्हें 1 मार्क 1.5 मार्क्स जो भी है मिलेगा। क्या पता ये 1.5 नंबर का हो। कई बार क्या होता है 3 नंबर के सवाल में ना 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स हो सकते हैं, तो ये 1.5 से ऊपर नहीं आएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, या फिर ये एमसीक्यू में आएगा। अब करेंगे हम लोग अपना अगला न्यूमेरिकल। देखो बहुत सारा डेटा गिवन है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले तो डेटा देखो, डेटा में तुम्हारे को ये रेंट एंड रॉयल्टी देखते ही ना सबसे पहले स्ट्राइक करेगा कि ये इनकम मेथड वाला डेटा गिवन है, तो हम ना इनकम मेथड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब आपको मेरे भाई ध्यान से एक चीज़ समझनी है, इनकम मेथड का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो। वो क्या पूछ रहा है पता नहीं, फर्क भी नहीं पड़ता वो क्या पूछ रहा है, तुम्हें इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाना है। एनडीपीएफसी सबसे पहले लिखोगे। यहाँ पे तुम्हारे को याद होगा रेंट एंड रॉयल्टी हम लोग सबसे पहले लिखते थे, फिर हम लिखते थे इंटरेस्ट, फिर हम लिखते थे प्रॉफिट, ठीक है, और इसके बाद हम इसमें लिखते थे अपना मिक्स्ड इनकम, और लास्ट में आप लिखोगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये ना हमने डेटा लिख दिया कि फॉर्मूले का क्या, वो पूछ क्या रहा है पता नहीं, बट यहाँ पर हमने डेटा लिख दिया कि क्या क्या डेटा हमारे को फॉर्मूले का याद है। अब आप ध्यान से देखो, जो जो वैल्यूज गिवन है, रेंट एंड रॉयल्टीज 1300 गिवन है ना, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। या फिर मान लो इसको ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं, इसको ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। तो मैं ऑपरेटिंग सरप्लस ज़रा अलग से निकाल लेता हूँ, ऑपरेटिंग सरप्लस में ज़रा अलग से निकाल देता हूँ। तो रेंट एंड रॉयल्टी मेरे पे 1300 है, सबसे पहले वो लिखते हैं। फिर इंटरेस्ट चेक करो भाई, क्या मेरे पास इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट तो दिख नहीं रहा, ठीक है, इंटरेस्ट तो दिख नहीं रहा, तो 0 ले लेंगे। तो इंटरेस्ट आप ले लो 0, और प्रॉफिट देखो क्या प्रॉफिट गिवन है। अब अगर आप ध्यान से देखो, प्रॉफिट आपको ना डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो प्रॉफिट कैसे होते हैं? ये कॉर्पोरेट टैक्स, रिटर्न, रिटेन्ड अर्निंग्स और ये डिविडेंड, ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट्स आपके प्रॉफिट को बनाते हैं। प्रॉफिट अगर नहीं गिवन तो डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स जोड़ देना, तुम्हें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 400 + 300 + 400 यानी कि 1100। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा 2400। अब आगे करते हैं भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। मिक्स्ड इनकम देखो, क्या मिक्स्ड इनकम गिवन है मेरे पास? मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली गिवन है, देखो 1400। इसको कॉपी मारो, इसको करेंगे, मिक्स्ड इनकम को कॉपी किया, और लास्ट में है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। कॉम्पनसेशन मतलब एम्प्लॉयज को हम कैसे कंपनसेट करते हैं, तनख्वाह देकर, वेजेस देकर, तनख्वाह देकर, सैलरी देकर, तो ऐसे ही कॉम्पनसेट करते हैं ना। तो ये 1700 आपको गिवन है। तो ये सारा ऐड करते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पे क्या आ रहा है? एनडीपीएफसी आ रहा है। तो ये ऐड करते हैं, कितना आ रहा है भाई? 3800, ठीक है, फिर 4800 और 5800 में से 300 गए तो 5500। तो ये तो मेरे पे आ रहा है एनडीपीएफसी, लेकिन वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है भाई? नेशनल इनकम होता है एनएनपीएफसी, और मेरे पास क्या गिवन है? एनडीपीएफसी। तो अब ध्यान से देखो, एन से एन कन्वर्जन करना है, कुछ नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल अगर जाना है तो एनएफआईए ऐड होगा, एनएफआईए ऐड होगा।
FC से FC कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिर्फ NFIA की वैल्यू ढूंढेंगे और NFIA हमारे पे गिवन है, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली गिवन है माइनस का 120, तो माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, तो ऊपर का डेटा लिख लो 5500 और ये अपना कितना आ जाएगा, 500 में से 120 गए 380, तो 5380, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगला सवाल देखो, ये ना किसी मेथड से रिलेटेड नहीं है, कन्वर्जन रिलेटेड सवाल है, कन्वर्जन वाला सवाल है, ठीक है। कन्वर्जन वाला कौन सा होता है मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। वैसे अभी समझाया हुआ ये सारा चीज़ें। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको सिंपली समझो जो निकालना है, जैसे वो बोल रहे हैं NDPFC निकालो, ठीक है, वो बोल रहे हैं NDPFC निकालो, तो जो निकालना है वो लिखो लेफ्ट साइड पे और जिसका डेटा गिवन है उसको लिखो राइट साइड पे। तो GNP/MP मुझे गिवन है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया सबसे पहले GNP/MP। अब कन्वर्जन करो, ग्रॉस से नेट जाना है तो डेप्रीसिएशन माइनस होता है, ग्रॉस से नेट जाना है डेप्रीसिएशन माइनस होता है। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो NFIA माइनस होता है, ठीक है। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके माइनस होते हैं, सिंपल। तो जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है वो LHS में, जिसकी वैल्यू पता है वो यहाँ से देखो ये 200 है, माइनस करो डेप्रीसिएशन डायरेक्टली गिवन है माइनस का 10, NFIA ढूंढो भाई ये भी डायरेक्टली गिवन है, ये -4 ऑलरेडी है, माइनस का साइन ये रहा, तो माइनस माइनस +4। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस करोगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे, तो 20 - 4, तो ये क्या हो गया 200, ठीक है, 200 -10 +4, एक बार ये सारा लिख लेते हैं, -10 +4, 20 में 4 गए 16 और ये हो गया माइनस का 16, ठीक है। तो ये अपना कितना आ रहा है भाई, और ये हो गया 190 और ये कितना है माइनस का 12, तो 180 और 178। यूनिट लगाना मत भूलना, ठीक है, यूनिट कुछ नहीं गिवन तो इसको रुपीज़ ले लो, करोड़ में हुआ तो यहाँ पे करोड़ लिख लेना। तो ये तुम्हारा NDPFC वाला डन है। नेक्स्ट देखो NNPFC निकालना है, ये निकालना है, तो जो निकालना है वो लेफ्ट साइड पे लिखा, राइट साइड पे आप चाहो तो GNP/MP लिखो तब भी आ जाएगा, बट बेटर है ये हमने जो अभी निकाले ना NDPFC ये लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा टाइम सेव हो जाएगा। NDPFC ध्यान से देखो, N से N कुछ कन्वर्ट नहीं करना, डोमेस्टिक से नेशनल तो यानी कि NFIA प्लस होता है, डोमेस्टिक से नेशनल NFIA प्लस होता है, और FC से FC फिर से हमारे को कुछ भी नहीं करना है। तो NFIA की वैल्यू ये रही माइनस का 4, तो यहाँ पे प्लस माइनस का 4, तो वो अगले स्टेप में प्लस माइनस -4 होगा। और NDPFC हमने ये निकाला है 178, तो 178 में से 4 गए, ये कितना आएगा 174। तो ये तुम्हारा बहुत इजी था कन्वर्जन बेस्ड न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल करते हैं, ये भी कन्वर्जन बेस्ड है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। देखो अब आपको ये बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, 3 नंबर का अगर ये बोर्ड में आता है, क्या ये फ्री के नंबर नहीं है? कन्वर्जन के यार छोटे छोटे स्टेप्स ही तो याद करने हैं ना, फ्री के नंबर वो दे रहे हो। और सबसे अच्छी चीज़, कई बारी, कितनी बारी, मतलब जब भी आता है न्यूमेरिकल थ्योरी के साथ चॉइस में आ जाता है, तो थ्योरी से तुम बच भी जाओगे अगर तुम न्यूमेरिकल अच्छे से करके जा रहे हो तो। बट हाँ यार, गारंटी नहीं है कि न्यूमेरिकल करके जाओगे तो थ्योरी छोड़ के आना, ऐसी गारंटी नहीं है। कभी कभी न्यूमेरिकल विदाउट चॉइस भी आया हुआ है, तो गारंटी इस बात की नहीं दे सकता मैं। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जानना है। और यहाँ पे देखो, जब भी ये इस टाइप का होगा ना, GNP/MP, ये GNPFC, NNP/MP ऐसा होगा, क्या करो, एक आइटम इधर लिख लो, GNPFC इधर लिख लो, दूसरी आइटम उधर लिख लो, NNP/MP इधर लिखो, और अब करो कन्वर्जन। तो नेट से ग्रॉस जाना है, नेट से अगर ग्रॉस जाना है तो डेप्रीसिएशन प्लस होता है, ठीक है, नेट से ग्रॉस में N से N, नेशनल से नेशनल कुछ नहीं करना। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट जाना है तो टैक्सेस क्या होंगे हमारे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो GNPFC की वैल्यू यहाँ से लिख लो 1300, NNP/MP की वैल्यू यहाँ से लिखो 1400। डेप्रीसिएशन, ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप्रीसिएशन ही होता है, ये चीज़ डेप्रीसिएशन है, तो ये +80 और -NIT, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये नेट NFIA किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, तो NIT एज इट इज लिखो, और NIT ही हमसे पूछ रहा है, तो माइनस के NIT इधर जाके प्लस करा दो। 1480 में से ये 1300 इधर आके सब्ट्रैक्ट करा दो, तो ये तुम्हारे पे 180 आ जाएगा। और अमाउंट क्या, रुपीज़ इन लैक्स है ना, तो रुपीज़ और इन लैक्स, ये लिखना मत भूलना, ठीक है, ये यूनिट लगाना मत भूलना। तो ये तुम्हारा एक और न्यूमेरिकल डन है। अब देखो, इतना लंबा क्वेश्चन भी आ सकता है, और यहाँ पे बेसिकली अपनी प्रैक्टिस होगी।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप निकालेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अपने को बोल रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से, मतलब इनकम मेथड से भी निकालो, एक्सपेंडिचर से भी निकालो। सबसे पहले हम इनकम मेथड से निकालते हैं, ठीक है। इसको हम सबसे पहले निकालेंगे इनकम मेथड से। तो यहाँ पे मैं इनकम मेथड लिख रहा हूँ। इनकम मेथड से जब भी निकालेंगे तो नेशनल इनकम से पहले आप क्या निकालोगे, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी आप निकालोगे। ये कैसे आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है, प्लस मिक्स्ड इनकम, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अब जब वैल्यूज डालेंगे अपना आंसर आएगा। तो अब डेटा ढूंढो ऑपरेटिंग सरप्लस का, ये एक्सपेंडिचर मेथड का डेटा मत देखो। मिक्स्ड इनकम देखो मेरे को गिवन है 35, तो मिक्स्ड इनकम के नीचे लिख दिया 35, ठीक है, जिसका डेटा गिवन है लिखते जाओ। फिर ढूंढो भाई और डेटा ढूंढो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो गिवन है 250। बाकी डेटा इग्नोर करो क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो आपको जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या था, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट ये रहा, इंटरेस्ट ये रहा, रॉयल्टी गिवन है क्या, ध्यान से देखो रॉयल्टी गिवन है क्या, रॉयल्टी तो नहीं दिख रही। तो ये 75, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 25 और ये प्रॉफिट कितना है 100। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। तो ये 100 है, ये 100 है, तो 200 हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 200, 200, 450, 485, ठीक है। तो ये एनडीपीएफसी हो गया, ठीक है। अब हमें एनएनपीएफसी निकालना है, एनएनपी, ठीक है, इसको सही से लिखते हैं, एनएनपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी मैंने निकाल लिया है। नेट से नेट कोई चेंज नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल एनएफआईए प्लस करेंगे, एनएफआईए प्लस करेंगे, और बाकी आगे एफसी से एफसी, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट, कोई चेंज नहीं करना। तो ये 485 प्लस एनएफआईए ढूंढो भाई। एनएफआईए क्या हमें डायरेक्टली गिवन है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये रहा, माइनस का 5 है, तो यहाँ लिख दो माइनस का 5। तो ये तुम्हारे पे 480 आ जाएगा। यूनिट क्या है, रुपीज़ इन करोर्स, तो रुपीज़, और तुम भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना इन करोर्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा नेशनल इनकम हो जाएगा इनकम मेथड से। अगला करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम बोले कुछ भी बोले, तुमने सबसे पहले जीडीपीएमपी निकालनी है। जो हमें ये फॉर्मूला आता है ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, ये जो फॉर्मूला में आता है ये किसका आता है, जीडीपीएमपी का आता है। तो डेटा देखो भाई सीधा सीधा गिवन है, प्राइवेट का और गवर्नमेंट का, फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, तो सीधा सीधा गिवन है। तो पहली दो आइटम तो हम लिख देंगे 350 प्लस 100, ठीक है। उसके बाद देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ना फिक्स्ड वर्ड है। जब भी फिक्स्ड आ जाएगा तो आपको याद रखना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये डायरेक्टली नहीं गिवन, आपको इसमें चेंज इन स्टॉक भी जोड़ना है। चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, फिक्स्ड में चेंज इन स्टॉक भी जोड़ना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये होगा तुम्हारा, ये कितना आएगा 70, और चेंज इन स्टॉक है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो इसको जोड़ेंगे तब तुम्हारे पे आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट एक्सपोर्ट्स ढूंढो भाई, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये रहे एक्सपोर्ट्स 10 रुपए के, मतलब 10 करोड़ के काइंड ऑफ, और इंपोर्ट कहाँ है भाई, इंपोर्ट ये रहे। तो 10 माइनस 20 करोगे तो 10 माइनस 20, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, चाहे नेगेटिव आ जाए। तो ये आ रहा है 450, ये आ रहा है 80, ये आ रहा है माइनस 10, तो 70 जोड़ने हैं, तो ये आ रहा है 520 करोड़, ठीक है। तो ये तुम्हारे पे आ गया जीडीपीएमपी। मुझे नेशनल इनकम पूछ रहे हैं, एनएनपीएफसी पूछ रहा है। तो जो निकालना होता है, जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट में लिखते हैं, जो पता है वो राइट में लिखते हैं, ये याद रखना, ये रूल याद रखना। कन्वर्जन देखो, ग्रॉस से नेट यानी कि डेप्रिसिएशन करेंगे सब्ट्रैक्ट, डोमेस्टिक से नेशनल यानी कि एनएफआईए करेंगे प्लस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट यानी कि टैक्सेस करेंगे माइनस, तो माइनस एनआईटी, ठीक है। तो ये हम इधर कर देते हैं, थोड़ा सा मूव कर देते हैं इसको, ये इधर तक, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं एनआईटी, इसकी वैल्यू 520 माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ढूंढो भाई, डेप्रीसिएशन कहाँ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही डेप्रीसिएशन बोलते हैं, माइनस का 10। एनएफआईए ढूंढो भाई, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये डायरेक्टली गिवन है, माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ढूंढो भाई, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये डायरेक्टली गिवन है 25, तो -10 ये प्लस माइनस -15 और ये -40 यानी कि 480
करोड़ ये आ जाएगी नेशनल इनकम। वैसे याद रखना कोई भी मेथड से आप करो नेशनल इनकम का आंसर सेम ही आना चाहिए। अब आ रहा है आपके पास NFIA, ये एक थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसके कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। अब देखो इसका सिंपल मीनिंग ये है, NFIA का सिंपल मीनिंग ये है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कोई नॉन रेजिडेंट काम कर रहा है उसकी कमाई, और उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि अमेरिका, जापान, रशिया, उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट काम कर रहा है तो उनका डिफरेंस, ठीक है, उन इनकम्स का डिफरेंस, यही NFIA है। समझ में आया? जैसे इंडिया में मान लो कोई रशिया का रेजिडेंट काम कर रहा है या अमेरिका का रेजिडेंट काम कर रहा है, ये चीज, और उनकी कंट्री में कोई इंडिया का रेजिडेंट अगर काम कर रहा है, इन दोनों की इनकम्स का डिफरेंस, यही तुम्हारा NFIA है। इसके कॉम्पोनेंट क्या है? इनकम फ्रॉम वर्क, ठीक है, इनकम फ्रॉम वर्क मतलब जो सैलरीज है, इनकम फ्रॉम वर्क कैन बी अर्न्ड बाय वर्किंग इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अदर कंट्रीज, अर्निंग देयर बाय वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, सैलरी वगैरह। सिमिलर पेमेंट्स मेड टू नॉन रेजिडेंट्स, हमारे देश में जो उनके रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो उनके रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं उनकी, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एक तो ये एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस ले लिया, फिर वो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस ले लेगा, और फिर वो पूरी की पूरी कंपनी के प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस लेगा। पहले एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लो सिंपल प्रॉपर्टी मतलब मान लो तुमने देखा होगा तुम्हारे किसी दोस्त यार पे किसी ना किसी की ज़मीन होगी अमेरिका में या रशिया में या कनाडा में, जहाँ से उसको रेंट वगैरह आता होगा, ठीक है, ऐसा। और सेम चीज़ मान लो किसी अमेरिकन सिटीजन के पास इंडिया में प्रॉपर्टी है, या अमेरिकन रेजिडेंट, सिटीजन वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, अमेरिकन रेजिडेंट के पास इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से कमाई उसकी कंट्री में जाएगी, तो इनका डिफरेंस, यही चीज़ वो यहाँ पे बोल रहा है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन ऑल्सो बी अर्न बाय ओनिंग प्रॉपर्टी, अर्निंग देयर बाय रेंट एंड इंटरेस्ट। Also, profit is earned for undertaking entrepreneurial activities of providing goods and services. इसको रीड करना, ये वाली लाइन बेशक मत लिखना, ये गुड्स एंड सर्विसेज वाली लाइन बेशक मत लिखना, ठीक है, काम का कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं सिमिलर पेमेंट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन ऑल्सो बी असर्टेन्ड, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड पॉइंट में आप सिंपली लिख सकते हो नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, और इसमें तुम्हारे को जो लाइन मेन लिखनी है वो बस यहाँ से यहाँ तक लिखनी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, द डिफरेंस से लेकर ये लास्ट तक, ठीक है। तो इसको एक बार रीड करना, गो थ्रू करना, और तुम्हारा ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन मैंने कवर करा। तो नेशनल इनकम यार मेरी साइड से अब खत्म है। जो भी मैंने क्वेश्चंस तुम्हें कराए हैं थ्योरी के, और उसमें जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें लर्न करने को बोली, जो भी कीवर्ड्स मार्क करे हैं, जहाँ पर बोले हेडिंग याद करो, कई जगह कॉमन चीज़ें बताएं प्रिकॉशंस में, स्टेप्स में, उन सारी चीज़ों को अपने माइंड में बिठानी है तुम्हारे को। इसी वीडियो को तुम्हें हो सकता है एक बारी फिर से देखना पड़े। और न्यूमेरिकल्स मैंने इसमें बेसिक्स करवाए हैं, न्यूमेरिकल्स का एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से लेकर आऊँगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स पूरी मैक्रो के करवा दूंगा। तो टेंशन वेंशन नहीं लेनी, पूरी की पूरी सीरीज तुमने फॉलो करनी है। ऐसी हर एक यूनिट का एक एक वीडियो आएगा, पूरी की पूरी सीरीज फॉलो करनी है। तुम अच्छे नंबरों से पास होगे, सिर्फ पास नहीं होगे, अच्छे मार्क्स से तुम पास हो जाओगे। तो टेंशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेनी, पूरी सीरीज फॉलो करना, और मिलेंगे हम लोग एक और नए वीडियो में।